सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का, यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि जरूर आइए, बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अपनी बात कीजिए, अपनी राय दीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए, ज्यादा बेहतर है। जरूरी नहीं है कॉलर का इंतजार करते हैं, कॉलर क्या बात कर रहा है तो उसके ऊपर बात करते हैं, तो इसका ख्याल रखें। अब आप देखें पाकिस्तान की सियासत में क्या चल रहा है। आखिर इमरान खान ने कहा कि मुझे इमरान खान की खत्म होने वाली हुकूमत की पूरी कहानी, अगर आप लोग भी थोड़ी रोशनी डालें इसके ऊपर तो आपको भी पता चलेगा कि हुकूमत आई और हुकूमत कैसे चली गई, इसके पीछे किसका हाथ है। सभी को पता चल गया किसका हाथ है इसके पीछे। एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, जिस तरह आप लोगों ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आई है इमरान खान को, एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई और एस्टेब्लिशमेंट ने ही इमरान खान को उतार दिया। तो यकीन करेंगे इमरान खान को तो पूरा यकीन ही नहीं रहता खास आपको कि इनके साथ ऐसा हो जाएगा, इसलिए कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तो मुल्क से बाहर गए हुए, नवाज शरीफ वापिस आ नहीं सकते। अदम एतमाद की तहरीक जो ये लेकर आ रहे थे वो कभी पास नहीं हो सकती थी, इसलिए कि उन्होंने कहा अगर एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है तो कैसे पास करवाएंगे, कैसे पास होगी, कैसे कामयाब होगी। तो इस वजह से वो हमेशा अपने बयानात इसी तरह के देते रहे लोगों को। आवाम के सामने आने के बाद वो यही बयानात देते थे कि ये हो ही नहीं सकता, इनके पास कोई दूसरा है ही नहीं, किसको लेकर आएंगे। शहबाज शरीफ पे इतने केस थे कि समझने के शहबाज शरीफ पे इतने ज्यादा केस थे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 9 अरब का केस तो उनका आना नैब के ऊपर था, और बाकी केस, एक सेकंड होल्ड करें, 1 सेकंड होल्ड करें, मैं करती हूँ। हेलो, तो एक नैब का केस नैब के ऊपर था, 16 अरब का तो समझ लें ना उनके वैसे केसेस थे, और है ना क्या कहते हैं नवाज शरीफ के ऊपर, और 9 अरब के उनकी नैब में केसेस थे। तो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ तो वजीर आजम बन ही नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उनकी जगह कोई और आ जाए, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेगा मुल्क का। तो उन्होंने कभी तस्वुर नहीं किया। अब तो वो अपनी स्पीच में साफ तरीके से कह रहे हैं, आपने देखा फवाद चौधरी ने साफ तरीके से कह दिया कि भाई ये तो 72 साल से इस क्या कहते हैं मुल्क में ये होता चला आया है कि जिसको चाहते हैं, जिस तरफ उनका रुख होता है उसी तरफ को वो झुक जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट पहले हमारी तरफ थी, अब दूसरी तरफ चली गई है। तो उनका साफ लफ्जों में ये कहना था कि अब दूसरी तरफ चली गई है। तो और खान साहब को पूरा यकीन था कि बाजवा साहब जो है ना न्यूट्रल है, और वो अपने बयान में हमेशा उनको अप्रिशिएट करते रहे कि बहुत जबरदस्त इंसान है, बहुत ज्यादा न्यूट्रल होकर बात करते हैं। देखो बड़े मुश्किल से ये सारी चीजें बर्दाश्त कर रहा है बाजवा जो है, जनरल बाजवा, तो उसको हमेशा उन्होंने सराहा और अपनी स्पीच में उन्होंने तकरीर भी की। तो उनको पूरा यकीन और भरोसा था कि उनके ऊपर कोई आ नहीं सकता, इसलिए कि मुल्क में अगर एक सजाई आफ्ता को वजीर आजम बना दिया जाए तो वो सरप्राइज हुए ना कि मुल्क के अंदर ऐसा सरप्राइज कैसे दे सकते हैं ये लोग। तो कभी भी इसीलिए वो बोलते थे कि जी आप बताएं मेरे अलावा इनके पास है कौन। तो इस वजह से इनको यकीन था, उनको ये यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा। जी जनाब, मेरे साथ 2 कॉलर मौजूद हैं, 1 सेकंड होल्ड करें आप भी और आप भी, मैं आप दोनों को लेती हूँ। जी जनाब, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैंने उन कॉलर को भी लिया मगर वो ड्रॉप हो गई है कॉलर और 3। जी बोलिए, आप क्या कहेंगे। जी जी, तमाम नाज़रीन को भी देखिए आपने मेरी सुन लिया, जो मेरे क्वेश्चन थे आपको पता चल गया कि आप बताएं कि क्या हालात हैं मुल्क के जो आप देख रहे हैं। जी मैंने एक
उस वक्त तो शायद एक जिक्र किया था कभी कि देखें एस्टेब्लिशमेंट अगर लेके आई है, सब कुछ है, जी। अगर आप बाजवा को एक्सटेंशन दे देते हैं तो फिर तो बाजवा के लिए आपके लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं होती, क्योंकि बाजवा को एक्सटेंशन मिलना ही एक समझिए वो चाहते यही है कि वो रहे हैं 2 साल और एक्सटेंशन के चक्कर में। अब सवाल ये होता है कि यानी कि आप कह रहे हैं कि सारा बाजवा ने यही पूरा गेम ही बाजवा ने खेल लिया। हाँ, उन्हीं का गेम है ना, आपको बता तो रहा हूँ। अब देखिए वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे इमरान खान कि मेरे साथ ये होगा और उसको लेके आएंगे जिसपे पहले ही 16 अरब रुपए की करप्शन के चार्जेस बल्कि प्रूफ होने जा रहे थे, उनको कन्विक्शन होने जा रही थी। तो ये सारी चीजें अब आप ये देखें कि है ना, ठीक है, जैसे अभी सारे लोग कॉलर ही मुझे बोलते थे कि जी एस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आती है, अब इनको लेकर ही आई है, सिलेक्टेड वजीर आजम है, इनको सिलेक्ट करके इनके पीछे फौज का हाथ है, एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, जबकि हमने हमेशा ही रोका। मगर आज तो खुल्लम खुल्ला हर चैनल के ऊपर यही आवाज उठ रही है कि न्यूट्रल, अब तो इमरान खान भी कह रहे हैं कि न्यूट्रल वाले की साजिश थी और ये मुझे 1 साल पहले ही पता चल गया था कि इस पे मेरे साथ साजिश हो रही है, साजिश की जा रही है, पर मुझे यकीन नहीं था, इसलिए कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि नवाज शरीफ मुल्क छोड़ के चला गया, शहबाज शरीफ पे इतने इल्जामात हैं मनी लॉन्ड्री के, तो कैसे शहबाज शरीफ को ये वजीर आजम बना सकते हैं, और कोई था नहीं, तो मुझे ये पूरा यकीन था कि ये लोग नहीं करेंगे ऐसा। पता तो था कि एस्टेब्लिशमेंट पूरी साजिश कर रही है, पर उनको यकीन था कि ऐसा नहीं होगा, मगर वो कर गुजरी। अब एस्टेब्लिशमेंट किस बात पे खरीदा गया, किसने किस पे खरीदा, 1 सेकंड होल्ड करिएगा। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सबीना। वालेकुम अस्सलाम, 1 सेकंड मेरे साथ ही रहे। जी बोलें। जी वालेकुम अस्सलाम। जी 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 मैं बस मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि इसमें तो कोई शुबा नहीं है, हमारे मुल्क में हुकूमतें आती हैं तो उनके पीछे यकीनन किसी की बैक होती है, उसके बगैर तो ना हुकूमत बन सकती है ना हुकूमत चल सकती है। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक, पाकिस्तान तो हमेशा सिर्फ पंजाब को ही समझा जाता है, मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि सारे काम भी वहीं पर ही हो रहे होते हैं। अगर कराची या सिंध का हाल देख ले तो वहाँ तो अरसा दराज से पीपल्स पार्टी ही है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। उसके बाद जब जरदारी साहब को, सिर्फ नवाज शरीफ साहब की बात नहीं है, जरदारी साहब के बारे में भी क्या क्या बातें मशहूर थी, लेकिन जब उनको बनाना था तो उनको बनाया था, वो भी तो हुक्मरानी कर चुके ना पाकिस्तान में, तो उनको भी पाकिस्तान का हुक्मरान बना दिया गया था, तो वहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। अब आप ये देख लेना कि जुल्फकार अली भुट्टो एक नाम था, खैर हम तो उस वक्त बहुत ही छोटे ना समझ थे, ना पता ही नहीं था, थे नहीं थे, तो जब भुट्टो को फांसी दी गई, आप अंदाजा लगाएं, जुल्फकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई थी तो वो कितना बड़ा आदमी था, देखिए ना, एस्टेब्लिशमेंट के चक्कर में उसको फांसी दे दी गई। अब देखें, एक लीडर था, बहुत बड़ा लीडर था, कि उनको तो फांसी इसलिए दी गई थी क्योंकि वो कुछ ऐसे मामलात में वो कुछ आप देखेंगे कुछ नहीं पता ना कि कौन से मामलात थे, क्या थे, ये तो पॉलिटिक्स के लोग जिस पे जाते हैं इल्जाम लगा के बैठ जाते हैं। मैं तो नहीं उसको बॉन्ड हुई थी, लेकिन मैंने यही पढ़ा है कि कुछ मामलात थे जिसपे उन्होंने स्टैंड लिया था, जिस वजह से जो है वो उनसे दुश्मनी निकाली गई। लेकिन बात सारी ये भी आ रही है ना कि ये जो भी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने तो वादा खैर किए थे कि हम आने के बाद सब चीजों को दुरुस्त करेंगे। अब देखते हैं कि किस तरीके से रहते हैं। IMF से तो मुआहिदा खैर इन्होंने कर लिया है, मगर आपने देखा IMF से मुआहिदा करने के बाद भी मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जी जो कम आमदनी वाले हैं उनको भी टैक्स देना पड़ेगा, अमीर तरीन को तो देना पड़ेगा। अब आप ये सोचे, अंदाजा लगाएं, कह रहे हैं कि जी ये तो देना पड़ेगा, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते और महंगाई को हम कम नहीं कर सकते अभी फिलहाल, तो साफ तरीके से कहा है। यही तो है, महंगाई इसलिए कम नहीं कर सकते कि जो भी हुकूमत बनाता है वो गरीब लोगों पर तो टैक्स लगाता है, लेकिन अशराफिया से टैक्स लेने के लिए वो तैयार नहीं होता। की तरक्की की मिसाल खुद टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, शहबाज शरीफ टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, उनका बेटा टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर टैक्स देगा कौन? ये देखिए, अंदाजा लगाएं। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो सरकारी अफसरान होते हैं, जो फौज के आला अफसरान होते हैं, जो जजेस होते हैं, तो वो तो गैर ऐसे तो नहीं करते ना कि सिर्फ हुकूमती मराद में जिंदा रह रहे होते हैं। यहाँ पे लोगों ने नमूदुल ओवैसी को साइड पर रखा है और वो सिर्फ मुल्क से ले नहीं रहे होते, उसके लिए अगर अपनी खिदमत करते तो अपनी सैलरीज दे रहे होते। हमारा तो तायात हर चीज, हर बड़े बड़े अफसरान के लिए, चाहे वो फौज से ताल्लुक रखें, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो बड़े बड़े सरकारी अफसरान हो या ब्यूरोक्रेसी के अफराद हो, तो वो तो अपनी पुरताइश जिंदगी के लिए ताहयात अपने लिए उन्होंने सारे ऐसे बिल पास किए हैं कि ताहयात उनको जो है वो चीजें और मरात मिलती रहेंगी। इसी वजह से जो है वो लड़ मर रहे होते हैं और चाहते हैं कि हम वजीर बन जाए, हम जो है वो कुर्सी संभाल लें, हम जो है वो उस पर बैठ जाए और बस आवाम जो है वो खराज देती रहे। तो ये चीज खत्म होनी चाहिए। अगर नहीं खत्म करेंगे तो कोई भी हुकूमत बना ले, आवाम की हालत इसी तरह खराब रहेगी, क्योंकि उनको शर्म नहीं आती है कि आप अपनी जगहों में तो अरबों खरबों डाल रहे हैं और जब मुल्क के ऊपर कोई बुरा वक्त पड़ रहा है तो अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं निकलता आपकी। जितने सियासतदान है, क्या उन्होंने इन मुल्कों से कमाया नहीं है? अगर उन्होंने कमाया है तो उसके ऊपर जरा
सा लगाने की भी कोशिश करें। और जहाँ तक पुरानी हुकूमत की बातें जो कि अब जा चुकी है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी जब हम चैनल पे यही बात करते थे कि भाई आपके वजीर भी यही काम कर रहे हैं, चाहे चीनी हो, चाहे आटा हो, चाहे अद्वियात हो, चाहे पेट्रोलियम हो, या कुछ भी हो, उसमें पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके वजीर ने भी वजीर बनने के बाद यही काम किया, और ये अब दावा करके आए कि अब हम सही हो गए। तो ये कौन से सही हो गए? ये भी अवाम को ही जाके उनके सर बम फोड़ रहे हैं, अवाम को ही इतनी परेशानी मुश्किल में डाला हुआ है। अपनी मराते तो ये भी कम नहीं कर रहे, अपनी काबीना तो ये भी छोटी नहीं रख रहे, अपने लोगों से तो चीजें ये भी कम नहीं कर रहे कि हम अगर हमारे मुल्क को प्रॉब्लम है तो हम आधी तनख्वाह पे काम कर लेंगे, या हम सैलरीज नहीं लेंगे। कौन कर रहा है? खिदमत किसको करनी है? खिदमत तो किसी को भी नहीं करनी है, सिर्फ बेवकूफ बनाना है अवाम को। और मुल्क के हशर जो भी न्यूट्रल जिनको कहा जा रहा है, और न्यूट्रल की भी यही कहानी है कि वो जिसकी तरफ चले जाते हैं वो कहता है भाई वो अब सही काम कर रहे हैं, जैसे वो किसी की तरफ से हटते हैं तो सब कहते हैं कि अब वो सही काम नहीं कर रहा है। तो ये लोगों को दुरुस्त ढंग से जाने के लिए श्रीलंका से ज्यादा सबक सीखना चाहिए। वहां पर अब 2 हफ्ते के लिए पूरा लॉकडाउन हो गया क्योंकि पेट्रोल ही नहीं है उनके पास। तो अपने मुल्क को किस हालात में आप लेके जा रहे हैं, किस हालात में लेके जाना है सोचिए। वो देखें आपको जी, कोई वो सही कह रही है, अय्याशी अपनी अय्याशियां उनकी पूरी की पूरी हैं। अपने जो है ना मीडिया पे जिस तरह एक मुझे कॉलर आके बोल रहे थे कि मीडिया का जो खर्चा करना है वो बेतहाशा खर्चा करना है, इश्तिहारों पे बेतहाशा खर्चा करना है। भाई आप ये रोकें ताकि गरीब आवाम को आप रोटी दे सकें। आप तो गरीब आवाम के लिए कहते हैं जी, बिल्कुल हुक्मरान हो, अपोजिशन हो, जिनके भी बड़े बड़े ये लोग तो अगर अपोजिशन में हो तब भी, और अगर हुकूमत में हो तब भी, तो इन लोगों की सारी मरातें इनको दी जाती हैं, और आवाम बेचारी बेवकूफ बन के लाइनों में खड़ी रहती है बिजली का बिल जमा कराने के लिए। तो कभी लाइटों का बिल जमा कराए, गैस का बिल जमा कराए, कि फोन का बिल जमा कराए, तो सारे टैक्स आवाम के ऊपर लाद करके आप समझते हैं कि मुल्क तरक्की करना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आप इस तरह करते रहेंगे तो मुल्क जो है वो खराबी की तरफ जाया जा रहा है और मुसलसल जा रहा है। अभी कोई स्टॉप नहीं हो गया है कि मुल्क में बड़ी अच्छी सिचुएशन हो गई, तो उनको कुछ तो अपने मुल्क से वफादारी का सबूत दे, और तमाम सियासतदान अपनी जेबों में से कुछ पैसे निकालें और अपने मुल्क के खजाने में जमा करा दें। दुनिया में मिसाल कायम कर दे भाई कि हमने खाया है तो हम अपने मुल्क में खजाने में पैसे भी जमा करा रहे हैं। 1 रुपया जमा कराने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी भी नहीं बस चल रहा कि नींबू की तरह निचोड़ दे पूरे सिस्टम को। ये सिस्टम बहुत खराब हो गया है, और किसी किस्म की कोई रिफॉर्म्स भी नहीं हुई है जो हम समझते थे रिफॉर्म शायद हो जाएंगी। किसी महकमे में कोई रिफॉर्म नहीं हुई है। अब नौबत ये कि पहले तो सिर्फ सियासतदान लड़ रहे थे, फिर उनके चाहने वाले लड़ रहे थे, अब अवाम भी लड़ रहे हैं, और सारे इदारे भी आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में मुल्क कहीं भी नहीं जा सकता, ना महंगाई कम हो सकती है, ना सिस्टम ठीक हो सकता है, ना ही मुल्क तरक्की कर सकता है। तो खुदारा पाकिस्तान के हाल पे रहम करे, और जो भी कर्जा धरता है हमारे मुल्क के, उनको कुछ होश के नाखून लेने चाहिए कि अब वक्त है कि अपने मुल्क के लिए कुछ करके दिखा दे। भाई सारी जिंदगी इसको जो निचोड़ते रहे, तो वक्त है कि अपनी जेबों में से कुछ लगा दे ताकि आपका मुल्क कायम दायम है। अगर मुल्क है तो आप हैं, अगर मुल्क नहीं है बिल्कुल तो आपने से कहा कि मुल्क है तो आप है, वरना मुल्क नहीं है तो कोई भी नहीं है। आप ये सोचें क्या करेगा। सारे जितने अमीर कबीर लोग हैं वो सारे के सारे आपने देखा ना कि बाबर गौरी जो MQM के थे, बाबर गौरी साहब जो साबका रह चुके हैं, वो वापस आ रहे हैं मुल्क के अंदर। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरा मुल्क है, मुझे वापस आना है, और मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मेरे ऊपर गलत इल्जामात लगाए गए। उन्होंने जमानत भी ले ली 2 केस में। जब आपने कहा ना कि देखें, हाँ, तो वो उन्होंने कहा मैं आऊंगा, मैं बहुत जल्द आऊंगा और मैं सामना करूंगा। और मैं जब गया था 7 साल पहले, तो मैंने MQM को खुदाफिज कह के गया था, और मैंने काम भी बहुत किया मुल्क के लिए, इस मुल्क के लिए। जब MQM था तो मेरे ऊपर कोई इल्जामात नहीं थे, ये तो बाद में ये इल्जामात लगाए गए। जी, हिम्मत है तो सबको अपने मुकदमा सहूलत मिर्जा के खिलाफ जो इल्जामात उनके ऊपर लगाए गए हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि मैंने कोई ऐसा कोई जुर्म नहीं किया, मैं वापिस आऊंगा। आपने सुना होगा ना, देखें जिस तरह आपने अभी कहा ना कि हमारा मुल्क है, जैसे आपने अभी ये कहा ना कि हमारा मुल्क है तो हम लोग हैं माशाल्लाह से। तो देखें उनका भी यही बयान था, आज उनको बाकायदा डायरेक्ट वहां से लिया गया था एयर पर, तो उनका भी यही बयान था कि बाबर गौरी साहब का कि भाई मेरा मुल्क है, मैं क्यों नहीं आऊंगा। मैं इस वक्त इतना शदीद बीमार हूँ, मेरी वालदा इतनी शदीद बीमार है, तो मुझे अपने मुल्क में आना है, मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है। मैं कब तक बाहर रहूंगा। मेरी बेटी ने 2 जगह की जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए थे, उन्होंने जमानत ले ली। उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह को चाहिए इस केस को सर्च करे, और मुझे जो है ना, मुझे अदालत में पेश करना है, मैं अदालत में पेश करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कोई जुर्म ही नहीं किया। अब आप देखें अगर बेगुनाह लोगों को इस तरह हिरासत में रखा जाएगा तो क्या फायदा। जो ये देखें ना, आप ये देखें, ये मुल्क का हाल है, ये तारीख है। जो जुर्म कर रहे हैं वो तो आजाद घूम रहे हैं, जो जुर्म कर रहे हैं वो आजाद घूम रहे हैं। ये जी, तो उर्दू बोलने वालों से पता नहीं कि अपन फारसी, हमेशा से जब उर्दू बोलने वाले लीडर ने कभी ये बात उठाई कि एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान में ये सारा करता धरता है, ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट करती है, तो उनको मार मार के उनके ऊपर झूठे मुकदमात बना के ये आलम कर दिया कि हर चीज का डॉन बना दिया।
दिया अल्ताफ हुसैन को और सारे उनके मौलों को पीट पाट के साइड किनारे पे लगा दिया। अब जब इमरान खान साहब भी यही बात कर रहे हो, अब तो मुल्क के कोने कोने से यही आवाजें उठ रही है, तो अब वो किस किस को मारेंगे, किस किस को जेल में डालेंगे, किस किस की जुबानें काटेंगे। तो वक्त अपने आप को, तारीख अपने आप को हमेशा दोहराती है। अगर आप किसी को, बात आपने सही कहा कि किस किस को मारेंगे और किस किस को जेलों में डालेंगे। मेन चीज ये है कि इनको इंसाफ करने की जरूरत है इस वक्त। बिल्कुल उनको होश के नाखून लेने चाहिए। हमेशा से उन्होंने एक डिवाइड लाइन बीच में ड्रॉ करके रखी थी ना, तो मैं अब यही कहती हूँ कि अब ये लाइन तो मिट गई है। अब आप कितनी देर तक इस पर टिक के खड़े रहते हैं। अब तो आपका इम्तिहान असल शुरू हुआ है, क्योंकि जब आवाम फैसला कर ले ना, अगर आवाम ठान लेती है कि हमें अब अपने मुल्क को खुद दुरुस्त सिम पे लेके जाना है, तो आप पूरे समंदर को आग नहीं लगा सकते, आवाम को आप खामोश नहीं करा सकते। गलत सलत फैसलों की वजह से आज आपके मुल्क का ये हाल है। और शर्म आनी चाहिए कि फौजी अफसरान बड़े दूध के दूल्हे, सारे बड़े बड़े अफसरान, हम तो पहले भी कहते थे ये पापा जॉन्स पिज्जा किसका है, ये वही वो जो कियानी साहब थे अमेरिका में जाके सारे बिजनेस चला रहे हैं, कहते हैं हमारे भाई के नाम पर है। राहिल शरीफ कहीं और बैठे हुए हैं, इनके अपने बिजनेसेस चल रहे हैं। तो इन लोगों की तो इंटरेस्ट है सिर्फ पैसा बनाने में, आवाम को ये बेवकूफ बना के जंग होने वाली है। हमेशा लोग अपने जेबों में पैसे डालते रहते हैं। मुझकी बात नहीं कर रही, जो फौजी जाके बेचारे हमारे शहीद हो जाते हैं ना, वो तो बेचारे सिपाही होते हैं, और या तो वो रिटायर होने के बाद और हम सारे जनरल को और सारे जनरल को बुरा नहीं कर रहे, जिसमें जो लोग गलत हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सही और गलत देखिए हर जगह पर होता है। हमारी पूरी पाकिस्तानी फौज को तो सलाम है, लेकिन जो उसमें मतलब परस्त कुछ अफराद का टोला है जिसने हमेशा सिर्फ अपनी मनमानी की है, कभी जो है कराची में लोगों को कत्ल किया है, कभी कहीं कत्ल किया है, पूरी शतरंज की एक बिसात बिछा के लोगों को उसके ऊपर मोरों की तरह पीटा है। तो उनको याद रखना चाहिए कि अगर आप किसी को बेकसूर चाहते हैं कि बेकसूर जो लोग उनको आप सजा देंगे, तो हालात जो है ना पलट के आते हैं, तारीख अपने आप को दोहराती है, और आप इसी दुनिया में इस चीज के जवाब होंगे। अगर अल्लाह चाहे तो आपको मिलेगी इस बात की सजा कि आप अगर इस तरह साहिब इख्तिदार थे और आप चीजों को कंट्रोल करने पे कादिर थे, तो आपको नजर नहीं आ रहा था। 70 साल से जो अगर सियासतदान लूट रहे थे वो भी गलत कर रहे थे, या 4 साल से भी जो गलत चीज हो रही थी तो वो भी गलत हो रही थी, तो आप उसको रोकने में क्यों कामयाब नहीं हुए? आपने तो उसको कभी रोकना ही नहीं चाहा। अब आप चाहते हैं कि बस आवाम जो ऊपर ताला लगा बैठ, जब सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज निकल के बाहर आ जाती है। आप कितने लोगों की जबान के ताले लगाएंगे, कितने लोगों के दिमागों में भी ताले लगा देंगे? अब ऐसा नहीं हो सकता। गलत चीज को उसी वक्त रोकना जरूरी होता है। और फौज हो या कुछ भी हो, पहले मुल्क है तो तब भी फौज भी तभी है, वरना अगर खुदा ना खास्ता मुल्क हो तो वो फौज का आपने अचार डालना मर्तबा में नहीं। तो आपको चाहिए कि अगर गलत कुछ हो रहा है ना, तो उस चीज को वहीं पे रोके। और ये पिछले 70 साल से यही चला आ रहा है। इंसान जो है उसी सिस्टम में पिसे जा रहा है। आवाम के लिए कभी भी कुछ नहीं किया गया। पहले भी यही हुआ कि अमीरों पे टैक्स लगाए नहीं गए, अभी भी यही कि अमीरों पे तो टैक्स लगाए नहीं गए, गरीब पे अभी भी टैक्स लगाया जा रहा है, और उसको बताया जा रहा है कि तुम अभी भी करते रहो, तुम शुरू से सड़ रहे हो, अभी भी सड़ो। ये तो कोई बात नहीं होती है। मुझे अपने मुल्क से, और गरीब आवाम, आप ये देखें कि गरीबों पे जब टैक्स लगाएंगे, जब गरीब के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो वो टैक्स के पैसे कैसे देगा आप लोग को? और वो आराम से मीडिया में आके दे रहे हैं जी आप लगाना पड़ेगा। हर वही वाली बात कर रहे हैं ना जो पहली वाली हुकूमत ने करी थी, तो इन्होंने बड़ा शोर मचाया था। अब अपने ऊपर आइए तो अब भी खुद भी यही कर रहे हैं। तो आप ये बताएं। पूरी पाक आर्मी ने बहुत शोर मचाया था और उनको गद्दार करार दे दिया था और उनके ऊपर सारी चीजें लगा दी थी। तो मैं दावत देती हूँ ना, आप जो लोग कर रहे हैं आप उन पर उनको रोक के दिखाएं, वो तो आपकी बैंड बजाएंगे। तो ये जिंदगी में ना चीजें पलट कर वापस आती हैं। अब मुझे लगता है कि इनके हिसाब किताब का वक्त है जो इनको देना पड़ेगा। 70 साल से जो कौम को बेवकूफ बनाया था ना इन्होंने, जो भी इदारे इस चीज की जिम्मेदारी कबूल करें ना। जब आप वन मैन शो चला रहे होते हैं, वन मैन आप कहते हैं ना वन मैन आर्मी है, ये बन के अगर आप बैठे हुए होते हैं तो आपको जवाब भी तो देना पड़ेगा। आपको शहंशाह आलम तो नहीं कि आपको जवाब ना देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो अगर इतना तब पड़े तो अपने मुल्क के सिस्टम को दुरुस्त करके दिखाते, वो भी आप नहीं करना चाहते। तो आप करना क्या चाहते हैं और आप गेम क्या खेल रहे हैं, ये तो लोग समझने से काफिर है। लेकिन लोग सवाल तो उठा ही रहे हैं, क्योंकि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते चलना चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो खराब सिचुएशन में नहीं जाए, श्रीलंका नहीं बने, और वहाँ की आवाम को और वहाँ के रहने वाले लोगों को इंसाफ भी मिले और उनको जिंदगी में जीने की। अब डर है कि कहीं खुदा ना खास्ता मुल्क के हालात जो जा रहे हैं। यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी अब पाकिस्तान के हाल पर रहम कर ले, जरा आंखें खोल के देखें। अगर कुछ नहीं कर सकते, जिन लोगों ने लूटा है उनसे पैसे वापस ले लें, जरा मुल्क के खजाने में डाल दें, जरा मुल्क डिफॉल्ट होने से बच जाए और जो आजाद पाकिस्तान हमको मिला था वो सही से आजादी के नक्शे पे कायम और दायम रहे। बस यही कहना चाहती हूँ। समीना, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, जी बोले। देखिए जी, आप भी बीच में बोल सकते थे मगर आप तो ऐसे मैंने बोला तो मैंने कहा चलें बोलने में चुपचाप आप तो सुन रहे थे। अगर आपके पास कोई पॉइंट था तो आप उसमें बोल सकते थे। उस पॉइंट के अंदर आप भी रेस कर चुके थे जी। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, जब आपके यहाँ पार्लिमानी निजाम है, खान साहब कह रहे थे कि डाका पड़ रहा है, डाका पड़ रहा था, खामोश बैठे हुए थे ये लोग। डाका डाल रहे थे, चोर डाका डाल रहे थे और ये खामोश बैठे हुए थे, न्यूट्रल।
उन्होंने ये तक कहा है कि आप अंदाजा लगाएं कि वो ये कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल लोग थे जो लेकर आए इस हुकूमत को, तो जब डाका पड़ रहा था तब खामोश बैठे हुए और अब भी खामोश बैठे हुए। इस कदर महंगाई है तो उनके कानों पे कोई जू नहीं चल रही है किसी सूरत भी। एक सेकंड होल्ड करें, मैं इनको ले लूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड होल्ड करें आप, मैं इनका मैसेज ले लूं पहले कॉलर का, इसलिए कि कुछ भी नहीं बोले ये। जी इसको क्लियर कर दूं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, जब आपका पार्लिमानी निजाम है तो फिर भी इस पार्लिमानी निजाम में जो सिस्टम है आपको सियासतदानों को बनाना चाहिए ना भाई। अब सबसे बड़ी बात की इदारों की इन्वॉल्वमेंट कब होगी या कब होनी चाहिए? उस वक्त जबकि आपको कोई कॉल दी जाए या आपसे कहा जाए कि मुल्क के हालात सही नहीं है तो हमें आपकी हेल्प चाहिए, उस मदद के लिए आप आ जाए, ना कि ये आप हुकूमत में उनको सेलेक्ट करें और उनको बैठाएं सीट पे कि जी आप वजीर आजम आप हो गए। अब हम जाने और आप जाने और हम जाने, आपस का मामला है। अवाम तो गई, अवाम का कोई लेना देना नहीं। अरे भाई अब अवाम को यही करना पड़ेगा, अवाम ही हिसाब ले ले, जो मिले पर गोली और जो मिले गोली। अदालत तो फैसले कर नहीं रही है तो अब कौन करेगा? कौन करेगा? यही होगा, अवाम को इंतजार में होगा, गुस्से हो उसमें, और भी सारी चीजें वो स्टेप लेंगे जो उनको नहीं लेने चाहिए। ये तो मोहम्मद साहब ने कहा ना कि अदालती निजाम ही जब सही नहीं है, आपने उस वजीर आजम को क्यों बनने दिया है जिसपे अरबों रुपए की करप्शन है भाई? आप क्यों, आपने जनरल की बात सुनी, आपने आईने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा कि आइन क्या कहता है? आइन क्या कहता है? राइट, आइन क्या कह रहा है? आपने देखिए अदालती निजाम ही गड़बड़ है ना। समीना, 100 बातों की एक बात है, एक गधे के अंदर आपने गधे में जर्नल के टायर डाल दिए हैं और वो फंस गया है गधा उन टायरों के अंदर। तो वो टायर जब तक अब निकलेंगे नहीं ना, तो और डाले भी जर्नल के हैं, तो अब उसमें फंस चुका है गधा जी। और उस गधे को जो है ना समझ में आ रही है ये बात। मैं आपको एक बात पहले तो ये मैं कहूँ कि कल जो जलजला आया है अफगानिस्तान में, 1000 लोग मर चुके हैं उसमें। बहुत बहुत शिद्दत का जलजला था और काफी नुकसान हुआ है। नंबर बहुत काफी हैवी था। किसका? एक सेकंड जी। तो बस अल्लाह ताला खैर करे, पाकिस्तान तो महफूज रहा। झटके जरूर मैं आए थे पाकिस्तान में भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा नहीं हुआ वाकया। जहाँ तक बात है, देखें सारी बातों का एक ही सोल्यूशन है, फौरन से फौरन इलेक्शन होने चाहिए, वरना आपकी इकॉनमी तो बैठती चली जा रही है, ये काबिल ही नहीं है इकॉनमी। तो अच्छा, तो ये तो बता दें कि वहाँ पे हो रहा है कि सदर कौन बनेगा पाकिस्तान का? जरदारी बनेंगे या क्या कहते हैं बिलावल वो बनेंगे, फजलुर रहमान साहब? बहुत ज्यादा शोर मच रहे हैं जी। सदर के लिए तो इनके पास सीटें उतनी नहीं है, सदर तो बन ही नहीं सकते, अलवी साहब ही रहेंगे। जबकि सबके हटा देते वो लोग, वो तो पहले ही हटा चुके होते अगर इनके पास वो होता। पहले सीटें ही नहीं है। और बात यह है कि समीना जो हालात जा रहे हैं दुनिया के, अब ये सामने आ रही है सिचुएशन कि आपकी एक्सपोर्ट में कमी आएगी, पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट कम हो रही है क्योंकि डिमांड ही कम होती चली जा रही है। इन्फ्लेशन बहुत ही, अभी जो नंबर कनाडा के आए हैं वो भी बहुत हिला देने वाले नंबर हैं। 40 ईयर की हाई सतह पे है इस वक्त कनाडा में भी। 40 साल की महंगाई जो है, तो जो सिचुएशन पाकिस्तान में है वो तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ देह है। हर आने वाला दिन इनसे हुकूमत नहीं चल सकेगी, ना चल रही है, ना चल सकेगी। कोई हालात इस तरफ हैं कि बस फौरन से पहले इलेक्शन होने चाहिए। अब आप ये देखें ना कि हालात तो इतने ज्यादा खराब है कि डॉलर देख रहे हैं आप, $212 पे रुका है डॉलर जाके अभी। और आप देखें जब तो ये इसलिए कि मुफ्ती इस्माइल साहब तो इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं कि चले जी IMF के साथ मुआहिदा हो चुका है, अब वो हमें कर्जे मिल जाएंगे। पर आप देखें डॉलर जब नहीं रुक रहा, आप खुद सोचें तो उसमें खुश होने की क्या बात है कि डॉलर तो कितना हाई जा रहा है, रुपया कितना गिर रहा है मुल्क का। तो फिर मुल्क में बेहतरी कैसे लेकर आएंगे आप बताएं, किस तरह लाएंगे? 40 अरब डॉलर की आपको पेमेंट करनी है इस ईयर में जी। तो यही मैं कह रही हूँ ना कि इस वक्त अभी छोड़ें कि कौन किसको अपनी चाहता है, कौन किस पार्टी से मोहब्बत करता है। अगर आप लोग को अपने मुल्क से मोहब्बत है तो जरूर आइए और आके जरूर अपनी राय दीजिए, शामिल कीजिए इसके अंदर
कि मुल्क को बेहतरी की तरफ कैसे लेकर जाएंगे, अवाम को किस तरह रिलीफ दिलाएंगे। अब जो हुकूमतें चल रही हैं, इतने सारे लोग हुकूमतों में बैठे हुए हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बहुत शोर था। अपने केसेस खत्म कराने के लिए आए हैं जी, अब वो ऐसा ही, अब तो फील ऐसा ही हो रहा है कि सारे केसेस खत्म कराने आए थे। तो क्या डील बनाई इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्या डील बनी है इन लोगों की, ये तो किसी को अभी नहीं पता। ये क्या पीछे पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रही है, क्या हो रहा है। अगर किसी को भी इंफॉर्मेशन है तो जरूर आके हमारे साथ शेयर करें। किसी इदारे का मोरल डाउन हुआ है ना, यानी अगर किसी इदारे की आप पॉपुलैरिटी में कमी आई है तो वो फौज है। सारे इदारे की नहीं मैं बात करूंगा, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है पूरे पाकिस्तान में। अब आप देखें ना कि इमरान खान की आज की स्पीच में नहीं, तो इमरान खान ने, खान साहब ने अपनी स्पीच में साफ साफ तरीके से तो कह दिया कि ये न्यूट्रल वाले जो साजिश कर रहे हैं, तो इनको, इनकी साजिश 1 साल पहले भी शुरू हुई थी, पर मुझे यकीन नहीं था वो 1 साल पहले की साजिश का, इसलिए कि मेरे जहन में मुझे ये नजर आ रहा था कि नवाज शरीफ तो मुल्क से बाहर है और शहबाज शरीफ पे इतने ज्यादा मनी लॉन्ड्री के केसेस हैं, तो किस तरह नैब में इनका केस चल रहा है, वैसे इनका केस चल रहा है, तो किस तरह ये है ना शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया, इस तरह करके मेरे साथ साजिश करके तो उनको ही बना दिया। तो अभी जो एक कॉलर है मेरे साथ, जो उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि चोर को जी ऊपर 40 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, उसको कैसे सलूट कर सकता है एक आर्मी चीफ। मुझे ये बात हजम ही नहीं होती। फिर उसके बेटे को, और फिर राना सनाउल्लाह जिसने मॉडल टाउन मतलब बीतियों कातिल, इनकी पूरी काबीना इनके तक ऐसी कैसे बना सकते हैं इनको। मतलब किसी भी मुल्क में इतने ज्यादा, आप देखें, पहले वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि ये न्यूट्रल है, फौज को कहा था, मगर अब न्यूट्रल पर ही खिताब कर रहे हैं, वो बाकायदा बता रहे हैं। और फवाद चौधरी तो आज अपने बयान में हकीकत में नाम ही ले दिया उन्होंने कि भाई इन लोगों का जिस तरफ ये मुड़ जाते हैं वही उसी की हुकूमत होती है। 72 साल से मुल्क में यही हो रहा है। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दिला दी गई इनकी वजह से। ये जो पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें एक ब्रिगेडियर साहब का नाम आ रहा है, उनको अपॉइंट किया गया है। वो पूरा गेम चला रहे हैं बैठ के कि किसी भी तरह से कोई भी कुछ भी धांधली, जैसे भी कुछ भी करना पड़े, इमरान खान के ये जो है कैंडिडेट ना जीत सकें। अगर जीतते भी हैं तो 2-3 सीटें जीतें। एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है वहां पे बैठ के। तो अब ये आर्मी अगर इस तरह से बीच में आके ये खुल्लम खुल्ला इस तरह के काम करेगी तो देखिए मोरल बहुत ज्यादा इस वक्त इन्हें अपने जो डाउन हुआ है ना। अच्छा आपको पता है कनाडा की पार्लियामेंट में भी एक अपोजिशन ने जनरल बाजवा के खिलाफ एक स्पीच की है। वो ये यहाँ पे भी हुई है कि ये 2020 में आ रहे थे, पता नहीं 50 लाख डॉलर खर्च हो रहे थे जनरल बाजवा के आने के लिए यहाँ पे, और उनके ऊपर तो दहशत गर्दी और पता नहीं कौन कौन से इल्जाम लगाए हैं उसने। तो अब तो डिफेंड में भी कोई नहीं आ रहा, पहले तो पीटीआई वाले ही खड़े होते थे। तो अच्छा, तो आप ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शन जाएगा? ये आप पहले कॉलर से मेरा सवाल है कि आप बताएं कि ये इलेक्शन की तरफ मुल्क जाएगा या नहीं जाएंगे ये लोग, जो हालात चल रहे हैं। लेकिन हालात देखिए कंट्रोल से तो बाहर है, सबको पता है। और उसमें सेंस में ना कि देखिए तो आपकी इकोनॉमी बिल्कुल नीचे, कोई काम नहीं हो रहे, तो फिर इलेक्शन की तरफ कैसे जाएंगे ये लोग? नहीं जा सकते। देखिए इलेक्शन करने से ये होता है कि महंगाई तो कम नहीं होगी, क्योंकि ये फौरी अब होने वाली नहीं है। तो इतनी क्राइसिस आ गए हैं, आपका डॉलर इतना हाई जा रहा है, आपका इंपोर्ट पे इतना, जो भी इंपोर्ट करेंगे आपको हाई देना रेट पे आपकी कन्वर्जन होगी, मुश्किल काम है इस वक्त वाकई। हाँ ये कह सकते हैं कि एक फ्रेश मैंडेट के साथ आ जाएं और फिर उस पर कंट्रोल करें। जो काम इनको करने हैं, अपने जिस एजेंडे के तहत आ रहे हैं उस पे काम। आप देखें ना कि वो तो है ना, ये जो अब आए हैं, आप अंदाजा लगाएं कि पहले वाली जो हुकूमत थी वो इन पे लगाती थी, मुस्लिम नून लीग पे सारे इल्जाम लगाती थी। अब ये जो बैठे हुए हुकूमत में आके ये सारी इस हुकूमत पे इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इन सारी मुश्किलात के जिम्मेदार खान साहब है, इमरान खान है। आप अंदाजा लगाएं, एक दूसरे पे इस तरह इल्जाम तलाशियां करते हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ नहीं सोचते कि किस लिए आए हैं, क्या हम करें, कुछ करें। फिर आपने हुकूमत क्यों ली? जी, तो आपने हुकूमत क्यों ली? और ऊपर से ये देखें ना, मुल्क के हालात जब खराब थे, आप तो बेहतरी लाने के लिए आए थे ना इसके अंदर। आप तो बड़े बड़े डायलॉग बोलकर आप इस मुल्क में आए, संभाला है आपने इसको, हुकूमत को संभाला है, गिराया है उस हुकूमत को। तो आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं?
अब आपका ये सवाल है कि हमें तो मुश्किलात में डालने वाला ही खान साहब है, इस मुल्क को डाल के ही खान साहब गए हैं। जी, चाहे वो किसी पार्टी का हो, हर आदमी का यही सवाल होगा जी, कि भाई जब आपको पता ही था कि आपके मुल्क के हालात सही नहीं है, इनसे हुकूमत में काफी खराबी पैदा हुई है, तो वेट करते हैं अगले साल तक 2023 को जब इलेक्शन होंगे उसमें हम इलेक्शन लड़ेंगे और फिर हम बताएंगे कि भाई इन्होंने ये गलतियां की, इन्होंने कुछ भी नहीं खजाने में। अंदाजा लगाएं कि जो इल्जामात ये लोग लगाते रहे वही इल्जामात अब ये लोग लगा रहे हैं, इनके ऊपर लगा रहे हैं कि इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी अवाम को मुश्किल में डाल दिया। अरे अवाम को तो आप लोग आए थे ना निकालने के लिए मुश्किलात से, चले इमरान खान ने डाल दिया मानते, पर आप लोग आए थे ना निकालने के लिए, तो अब तो आप गरीब अवाम से भी टैक्स ले रहे हैं कि आप कह रहे हैं जी मुश्किल हो गया समीना जी, यकीन करें ना बिजली मिली अवाम को इन 3 महीनों में, ना बहुत बुरी हालत है मुल्क की। आपके अगर अपने अजीज और अकारीब रहते हैं तो उनसे बात करके देखें, वो आपको सच्चाई वहां की बताएंगे मुल्क के हालात कितने खराब है। मुल्क की कदर इस वक्त बिल्कुल क्राइसिस में गुजरा हुआ है। कराची का हाल देखने क्या हुआ जी, थोड़ी सी बारिश हुई है, बहुत ही थोड़ी सी, लेकिन इकोनॉमी बहुत बुरा हाल है जी। इकोनॉमी तो आप मैं आपको बता दूं, आपकी जो एक्सपोर्ट हो रही थी उसमें कह रहे हैं दुनिया में कि जो मईशत को के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि स्लो हो जाएगी इकोनॉमी, आपकी टेक्सटाइल और जो आपकी ग्रोथ थी उसमें बहुत तेजी से कमी आएगी। ये अभी इतनी तेजी से इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है ये आपकी इकोनॉमी को बहुत हिट करेगा। ये अभी इतनी ये संभलने वाला मामला नहीं। हाँ, अगर अब आप देखें ना कि नैब के लिए जो इमरान खान की पूरा उन्होंने कहा है कि जी मैं चैलेंज कर रहे हैं उसको नैब को, तो क्या नैब के लिए ये जो तरमीम आई है तो उसके कवानीन में तो क्या इमरान खान जो कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जाऊंगा, तो क्या ले जाने के बाद वो कुछ चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इस पे कुछ बताएं आप लोग, तजिया इस पे करें, ये तो सब पता है हमें। जी, जिसको पता है वो आके बताए। कॉलर जी। सुप्रीम कोर्ट का काम है ना भैया, आप उसको सीरियस लें, मुल्क की मामला है, मुल्क की इकोनॉमी है और ये मुल्क दवाई के बहाने से खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस पे भी कुछ नहीं किया तो मैं आपको बताऊं आपकी आने वाली नस्लें कभी माफ नहीं करेंगी आपके मुल्क में। बस अल्लाह ताला से दुआ करें समीना, हालात पाकिस्तान के अच्छे नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप ये देखें ना, पाकिस्तान के हालात तो बिल्कुल आपने सही कहा ठीक नहीं है, मगर पाकिस्तान के हालात करेगा कौन ठीक? आके कौन करेगा, कौन इसको सुधारेगा पाकिस्तान में? फ्री एंड फेयर इलेक्शन फौरन अनाउंस होने चाहिए बगैर किसी उसके। यही तो सवाल पैदा होता है कि आप कह रहे हैं इलेक्शन होनी चाहिए, इलेक्शन के कराने के लिए तो भी पैसा चाहिए ना। पैसा है मुल्क के अंदर, मुल्क तो खजाने तो खाली करे में, मुल्क में तो पैसा ही नहीं है, तो इलेक्शन के लिए पैसा खर्च होगा, कहाँ से पैसा आएगा मुल्क के अंदर इलेक्शन कराने के लिए? इसलिए इलेक्शन की तरफ तो लग ही नहीं रहा कि ये लोग जाने के लिए तैयार हैं इस वक्त और जाना चाहते हैं। इन्होंने तो जाहिर है अपने केसेस सारे माफ करा दिए हैं। अब देखें नवाज शरीफ कब वापस तशरीफ लेकर आते हैं यही नहीं पता मुल्क के अंदर। वो तो कह रहे कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, डील हो चुकी है, ये हो चुकी है। तो यानी कि नवाज शरीफ की डील नहीं हुई है अभी तक इनसे, जो न्यूट्रल लोग हैं उनसे सवाल मेरा आप लोगों से, आप बताएं जी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही उनको अलाउ नहीं करेगा जी। अवाम का इतना प्रेशर है, वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं जी जी। इसका मतलब फिर आप तो आईने अदालत हो जाएगी, फिर तो आप आ भी गए, आप जा नहीं रहे, तो ये मुश्किल टास्क होगा उनके लिए ना, बहुत बड़ा चैलेंज है ये उनके लिए कि नवाज शरीफ का आना मुश्किल हो रहा है बहुत। वरना अभी कैसे आराम से पासपोर्ट बन गया, सब कुछ हो गया, हिसाबदार का भी हो गया, सब हो गया, लेकिन नहीं, मुश्किल है इन लोगों के लिए ना। लेकिन बस भाई मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि आप चीज कहें कि बिल्कुल इत्मीनान की सांस दे रही है अवाम पे बहुत मुश्किल टाइम। सही कह रहे हैं, अवाम के ऊपर बहुत मुश्किल टाइम है। आप ये नहीं कह सकते कि अवाम सुकून से बैठी हुई है या अवाम सुकून का सांस ले रही है। देखें हर एक दिन, हर एक सुबह उनके लिए मुश्किलात को देखना पड़ता है। आप यकीन करें कि काफी परेशान है मुल्क इस वक्त, बहुत बुरी हालत में मुल्क। जो हमेशा हमारे कॉलर आके बताते थे, बात करते थे, अब वो वाले कॉलर जो है ना आके बात करना नहीं चाह रहे कि मुल्क किस हालत में। आप अंदाजा लगाएं जरा। देखिए बात हुई है ना कि आपको जब ये पता था, सबका यही है भाई, आप नहीं लेते, इनको चलने देते, इलेक्शन में इनको पता चल जाता भाई। अभी आप मुल्क के हालात भी ऐसे हैं, आपको पर्दे भी कोई नहीं दे रहा है, आपने तो वैसे ही अनरेस्ट कर दिया कंट्री को कि आपने जो हुकूमत चल रही थी उसको गिराया, फिर उसके बाद आप खुद आए,
तो जो कर दे IMF तो कर दे तो ऐसे नहीं देगा ना। अब तो उसने इतनी ऐसी कंडीशनें दे दी हैं इनको करनी पड़ रही है। फिर कह रहे हैं भी पेट्रोल बढ़ाएंगे, बिजली के पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, बिजली की बिल बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि ये हम कुछ कर ही नहीं सकते, समझ लें हमें ये करना ही पड़ेगा, साफ तरीके से आके उन्होंने अपने मीडिया के अंदर आके। तो उन्होंने कहा फिर आवाम क्या करेगी, आवाम के बारे में आपने सोचा? तो गरीब आवाम कहेंगे अब उसको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा ये बोझ, मुल्क को चलाने के लिए तो हमें टैक्स लगाना पड़ेगा। आप अंदाजा लगाएं कि गरीब आवाम अपना खाएगी या टैक्स के पैसे देगी इनको। छोटा मोटा अगर बिजनेस कर रहा है, बाकायदा एंकर ने पूछा कि भाई जो छोटा बिजनेस है उसको तो अपना बिजनेस रन करने में बहुत मुश्किल आता है, तो वो फिर आपको टैक्स कैसे देगी? वो कह रहे हैं कि जी देना पड़ेगा। अंदाजा लगाएं, बेहिसी का अंदाजा लगाएं लोगों की। जब आपने आदत ही नहीं डाली तो 70 सालों में टैक्स देने की 70 सालों में आदत नहीं डाली, खुद नहीं दिया, जो जिन्होंने किसी ने भी नहीं दिया। मैं तो किसी हुकूमत की तरफ नहीं बोल रही, मैं तो कह रही हूँ आप PTI के भी लोगों में अगर किसी ने पूरी आवाम ने जितनी भी आवाम थी 22 करोड़ 23 करोड़ की आवाम थी जिसने टैक्स नहीं दिया। अब आप जी अगर चले बच्चों को भी छोड़ दें या स्टूडेंट जो भी करके लेट्स 15 करोड़ ही ले लेते हैं, चले 15 करोड़ में से एक ने नहीं दिया तो फिर आपको टैक्स की कहाँ से कलेक्शन होगी? आप उनको ब्रैकेट में लेके ही नहीं आए, उस सर्किल के अंदर ही नहीं लेके आए। उनको कहा उनको तो अगर कह भी दो तो किस भला का नाम है GST PST। आपने वो आप ये देखे ना कि वो लोग अभी तो उनको पता ही नहीं टैक्स क्या है, किस बात को देंगे। आप बिलीव करें कि अच्छे खासे लोग थे, जिस तरह पहले मैं शो में कहती थी ना कि जो ज़कात बेचारे देते थे वो ज़कात लेने लगे, तो अब तो इससे भी बदतर हालात हो गए मुल्क के। अंदाजा लगाएं जरा, पहले तो थे ही थे जो भी, अब तो और ज्यादा खराब हो गए। जिसपे आके बड़े कॉलर आके बात करते थे कि भाई इसको चाहिए, इमरान खान को चाहिए चला जाए, खुद इस्तीफा दे दे। मरियम नवाज साहिबा कहती थी नालायक है, इस्तीफा क्यों नहीं देते? अब तो वो चला गया, अब छोड़ दें उसको, तो जो भी कह रहा है करे। मगर आप लोग आए तो आप लोग कुछ तो बेहतरी लेकर आए मुल्क के अंदर। अब आप ये कॉलर में जाके कहेंगे कि काफी ज्यादा टाइम नहीं हुआ इनको आए हुए, अभी तो 20 दिन हुए हैं आए हुए, या 1 महीना हुआ है, 1.5 महीना हुआ है। और जब आए थे तो बड़े बड़े लग रहा था कि बहुत बड़ा प्लान है इनके पास, तो अब तो कोई प्लान उनका नजर नहीं आ रहा। बहुत बड़ी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, वो तो अपना प्लान तैयार किया हुआ है मुल्क को बेहतरी की तरफ। फजलुर रहमान साहब भी चीख के आके बोलते थे, तो अब कहाँ है फजलुर रहमान साहब भी? अब तो वो सदर बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, जरदारी साहब भी और वो भी। नहीं उन सबको मनी ऑर्डर तो मिल गए ना, तो मनी ऑर्डर रिसीव कर लिए, फिर क्या मुल्क और क्या वो जी सब अपने मतलब मामला अपने सेटल कर लिए, खत्म। अब कोई आवाज नहीं निकल रही किसी भी तरफ से कि भाई महंगाई महंगाई महंगाई। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अपने मफादात साथ जुड़े हुए थे। मगर अभी जो आप लोग कह रहे थे कि इलेक्शन की तरफ जाएगा मुल्क, इलेक्शन की तरफ, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन की तरफ मुल्क जाएगा तो इलेक्शन के बाद के लिए पैसे भी तो होना चाहिए, जो आपके हालात मुल्क के चल रहे हैं। बात करें जी, मैं आपकी बात को पकड़ते कि इलेक्शन चाहिए अपने टाइम पे कराएंगे, इलेक्शन तो होंगे ना भाई, या नहीं होंगे? राइट, वो तो अपने टाइम पे लग रहा है कराएंगे, इसलिए कि कहाँ करेंगे जी होंगे। तो फिर कोई दूध की नहरें बह जाएंगी, उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा। आने वाले दिनों में भी कुछ नहीं होगा जी, कि 2/3 मेजोरिटी नहीं थी तो अगर चले कोलिशन गवर्नमेंट भी कोई बना लेता है, कोई भी बनाता है, तो वो चीजें नहीं होंगी कंट्रोल, ये वो वैसी चलती रहेंगी एज इट इज। अब क्योंकि ये खराबी पैदा हो गई है, महंगाई है, आपके ऊपर IMF का इतना प्रेशर है, आपके इदारे सही काम नहीं कर रहे, आपके इदारों की इंटरफेरेंस है इस जमहूरी निजाम के अंदर। ये जो पार्लिमानी सिस्टम है आपका जमहूरियत के अंदर, तो आपको इदारों को तो शामिल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनकी मतलब कोई दखल अंदाजी होनी ही नहीं चाहिए ना भाई। वो उनका जो काम है वो करें, और अगर जब उनकी जरूरत पड़ती है जो आपका सिस्टम इस वक्त पार्लिमानी सिस्टम है, तो अगर वजीर आजम उनको कहता है चल ऐसी कोई अनरेस्ट सिचुएशन बन गई है मुल्क के अंदर, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट हो तो ठीक है। इंटीरियर मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर का बात ठीक है, वो है जो FIA का डिपार्टमेंट है, हाँ उनसे उसके अंडर में है, लेकिन ये नहीं है कि वो अपने ही बंदे बिठा के और सारा गेम चलाएं। तो ये सिस्टम फिर फेल है। फिर आप आने वाले इलेक्शन को चले नहीं होते, अर्ली इलेक्शन नहीं होते हैं, इलेक्शन तो होंगे ना भाई। जो ये 5 साल का जो टेन्योर पूरा हो गया, खत्म हो गया, इलेक्शन आ गए। लेकिन सिस्टम को चेंज करने के लिए मैं आपसे कहता हूँ ना, ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं अपनी एक राय देता हूँ कि अदालती निजाम सही होना चाहिए ना भाई। आपने क्यों बनने दिया ऐसे वजीर आजम या ऐसे वजीर आला को,
या किसी भी शख्स को जो पहले ही इतने करप्शन के चार्जेस हैं, इसको निपटाओ और फिर आप बन जाओ। अगर आप यही तो सवाल, यही तो पैदा होता है। आपने कहा ना इतने वो थे, तो अब यही तो सवाल है कि इमरान खान को ये यकीन ही नहीं था, इसलिए वो कहते थे कि इनके पास है कौन जो दूसरे को लेकर आए, कोई है। तो खास आपको इतना पक्का यकीन था कि अदम अदमात की तहरीक जो लेकर आ रहे हैं तो वो कामयाब कभी होगी नहीं, उनको पूरा यकीन था। तो इसी वजह से कि उनको लग रहा था कि शहबाज शरीफ पे तो इतने केसेस बने हुए, तो ये कैसे बन सकते हैं सदर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। तो आप अंदाजा लगाएं, और नवाज शरीफ मुल्क से बाहर थे, तो उन्होंने आज अपनी स्पीच में साफ तरीके से कहा कि उम्मीद ही नहीं थी, यकीन नहीं था मुझे कि मेरे साथ ये गेम खेला जाएगा। ये सियासत के अंदर कोई अचंभे की बात नहीं है। ये सारी चीजें एक रोज आज जिसके खिलाफ है, इसके गिरबान तक हाथ है, कल उनके साथ बैठे, आज उसके गले पेट में जो निकाल के पैसा निकाल लेंगे, ये सारी बातें करते थे ना जी। तो अब आप देखें ना कि नवाज ये जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून लीग तो आपस में कभी पार्टियां एक नहीं हुई, इनके तो आपस के हमेशा इख्तलाफात ही चलते रहे। अंदाजा लगाएं, पूरा अभी भी है, मगर अभी देखे ना फायदा किसको हो रहा है, पीपल्स पार्टी को हो रहा है ना सारा का सारा फायदा। तो फायदा इसी नहीं हो रहा है ना कि वो तो कुछ शामिल हुए हैं चीजों जी, हमारा लेना देना ही नहीं है भाई। हमने हुकूमत गिरवानी थी, तुम्हारे साथ इत्तेहादी बन गए थे। पीडीएम में कई दफा ये लोग गए, फिर वापस हो गए। पीटीएम टूट गई थी, आपने देखा ना कि बड़ी पार्टी अलग हो गई थी, तो बड़ा शोर मच रहा था कि जी पार्टी अलग, नून लीग पार्टी हट गई है, वो अलग अपनी 1.5 इंच की वो बना ली है। अंदाजा लगाएं जी। ये अवाम सही समझ रही है और जान चुकी है कि भाई अब ये चोरों को टोलों को बिठा दिया गया हुकूमत पे, जिसे कहते हैं ना गले की निगरानी करने के लिए। भाई अब वो IMF का पैसा आएगा, वो अड़ले तड़ले रेनोवेशन होगी, ये होगी, 45 लाख का अपना 10 करोड़ 15 करोड़ की गाड़ियां आ जाएंगी, और ये होगा वो होगा। अरे भाई पहले अपनी जितनी लग्जरी जो लाइफ करो उसको खत्म करो ना भैया। आप हर एक को एक नॉर्मल गाड़ी देना है तो नॉर्मल गाड़ी दो ना। गाड़ियां पाकिस्तान में भी बनती हैं, ऐसा नहीं है। अब वो आप इम्पोर्ट करेंगे तो वो तो आपको पड़ेगी 20-25 करोड़ की गाड़ी। तो आप अंदाजा लगाए ना कि इमरान खान कब तक फाइट करते रहेंगे। आप इमरान खान की पूरी जो तहरीक इंसाफ है कब तक लड़ती रहेगी, कब तक फाइट करती रहेगी। जब तक बड़ी ताकतें साथ नहीं देंगी तब तक ये फाइट नहीं चलेगी। अब अभी मेरे एक कॉलर ने आके बोला तो है कि नहीं जी अब कुछ नहीं हो सकता, अवाम जाग गई है, अवाम बाहर निकल आई है, अवाम शोर मचा, अवाम जो है इनको अब नहीं रुकने देगी। अब आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर मीडिया में जो चीजें चल रही है, कि आप पूरी दुनिया नहीं देख रही पाकिस्तान की कितनी बदनामी हो रही है। तो आप लोग कम से कम बैठ के फैसला क्यों नहीं कर रहे, पाकिस्तान को क्यों इतना बदनाम कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी को देखें कहाँ खड़ा कर दिया आके, अंदाजा लगाएं। कम से कम आप जी, जब आप आर्मी इन्वॉल्व हो जाए जमहूरियत सिस्टम में, जमहूरियत में आप ये सोचें कि आर्मी तो हमेशा से जमहूरियत में थी, जो लोग शोर मचाते थे आके बात करते थे जी। यही तो प्रॉब्लम रही है। फिर 75 सालों में आपने क्या कर लिया, कुछ नहीं हुआ ना। आप वही है, कभी आता है ये, कभी 4 साल में उसको गिरा दिया, 5वें साल आते 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 गिरते लो जी, फिर उसकी हुकूमत गिरी। तो हुकूमतें गिरने का मतलब ये हुआ कि आपके मुल्क में यानी स्टेबिलिटी है ही नहीं। आप अपने आप को स्टेब्लिश करना ही नहीं चाहते। आपके सेल्फ इंटरेस्ट इतने हैं, अपने तौर पे अपने लिए सब कुछ करना है। अवाम के लिए तो बहुत बात की बात है, वो तो बहुत रियल केस में अगर कोई बहुत ही मुखलिस होगा ना, वो सोचेगा कि भाई करे। जब तक आपका सिस्टम नहीं सही होगा, सिस्टम कौन सही करेगा, ये तो पहले या तो सिरे से उड़ा दिया जाए सबको, फिर जाके कहीं किसी को ख्याल आएगा भाई हमें तो ये खत्म ही कर देंगे, तो बेहतर है आप इस सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। नहीं हो सकता। अदालती निजाम पहला सही हो, तमाम मामला उधर से खराब होना शुरू हो जाते। पहला अपना बेल लेता है, बेल आउट होता है, बेल आउट होने के बाद वो ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करवाता है अपने लॉयर के थ्रू कि वो केस बिल्कुल ऐसा चला जाता है जैसे तहखाने में चला गया। 20-25 साल लग जाएंगे। आम आदमी के तो 40 सालों से केस चल रहे हैं, तो वो क्यों चल रहे हैं। आप हाई प्रोफाइल केसेस को देख लें तो आप वो भी अगर आप चाहते हैं उसको खत्म कर देते हैं। आप इंटरेस्ट ही नहीं लेते आवाम के बारे में। तो अदालती निजाम सही होना जरूरी है पहले जी। फिर आप जाके कहीं सोचें कि आपका पार्लिमानी निजाम में कोई बेहतरी आएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। लीडर है ना वो, तो उसको पता है मुझे कुछ होगा ही नहीं। मेरे पास तो इतने पहली बात तो मैंने जो बैठा हुआ एक सेकंड, हेलो जी, हेलो
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अनसर भाई, क्या हाल है? बस सब खैरियत है। मुझे 5 मिनट दें, किसी की कॉल आ रही है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके जी, चलें जी, बोलें, आप बोलें। ठीक है ना, तो जी। ये सारी चीजें भाई जी। जरूरी है हमारे मुल्क को चलने के लिए। आपके इदारे की इंटरफेरेंस खत्म हो, आपका अदालती निजाम बिल्कुल ऐसी अपने, मैंने कहा ना, अपने पेशे से भाई इंसाफ करते भाई जी, अपने पेशे से इंसाफ करते। आपने बिल्कुल सही कहा, अपने पेशे से इंसाफ करें, सबसे मेन चीज। जी, ये सारी जिंदगी तो आपको भी इस जॉब में नहीं रहना है ना, रिटायर होना है, फिर आपको अपने आपकी मौत को भी याद रखना है ना। जी, आप अपनी मौत को याद नहीं रखोगे, आप नाजायज करते रहोगे, क्या होगा आप? तो यही सारी चीजें आती है। सबसे ज्यादा जब तो दो लोग कहते हैं भाई हमें तो अदालत पे, हमें इंसाफ अदालत से मिलना चाहिए। वो कहाँ से मिले अदालत से इंसाफ? उसको तो अदालतें सही हो तो इंसाफ मिले ना। अभी आपको मैंने बताया ना कि वो जो मैंने आपको अभी सुनाया तो है, बाबर गौरी जो आ रहे हैं, तशरीफ लेकर आ रहे हैं, जो उन्होंने कहा है कि मुझे, आपने भी सुना होगा ना कि थोड़ा सा, जी, जो MQM के लिए किया। जी, देखें, अगर देखें वो करप्शन में इन्वॉल्व थे तो वो आए अपना फेस करें। सारे उन्होंने तो कहा है ना कि मेरे साथ इंसाफ होगा इंशाल्लाह, मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। उन्होंने राना सर सहूलत मिर्जा का GIT में उनका नाम है, तो जी, मेरा तो फिर लेना देना कुछ नहीं था, मैं जानता हूँ, लेकिन ये नहीं था मेरा कोई उससे। लेकिन उनको कहलवाया गया कि भाई ये बाबर गौरी इन्वॉल्व है इस GIT के अंदर। जी, तो ठीक है, अगर हैं तो आप, नहीं भी हैं तो आप आगे फेस कर लें। और यही तरीकाकार है आपको अपना आपको क्लियर करने का। नहीं तो अगर आप अपने को क्लियर नहीं चाहते हैं तो फिर बाहर बैठे रहे। 7 साल से तो बैठे थे। 8 एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम समीना। वालेकुम अस्सलाम जी। समीना, मैं जी 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 जी, जो मिल्क की हमारी सिचुएशन थी, तो अगर हुकूमत को गिरा भी दिया गया था कि चलो आईनी तरीके से आपने हटा दिया, लेकिन उसके बाद फिर कहते हैं ना कि भाई आप फौरी तौर से इलेक्शन ही हो, और फिर इलेक्शन में जाते, और फिर इलेक्शन में जो जीत कर आता तो वही अपनी मेजोरिटी गवर्नमेंट बनाता। ये था सही तरीका कार। अभी तो ये एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मुकदमात झूठे हो या सच्चे हो, मुकदमात जो है वो कोई पेंसिल से लिखी हुई चीज तो नहीं है कि रबर से मिटाया और खत्म हो गए। ऑब्वियसली उसका एक प्रोसेस होता है। तो जिनके खिलाफ भी झूठे मुकदमात है, जो समझते हैं सियासतदार के हमारे सियासी मुकदमात है, तो उनको सामना जरूर करना चाहिए अपनी मुल्क की अदालतों का। तो अपनी अदालतों का सामना करें, अपने आप को बरी कराएं, फिर इलेक्शन में तकलीफ होकर दोबारा जो है वो हुकूमत संभालें, चाहे कोई भी हो। ये एक तो जर्नल की बात है, जिस पे भी इल्जाम होता है, चाहे झूठा हो या सच्चा हो, उसको अदालत में जाना ही पड़ता है, उसको उस इल्जाम के लिए उसको फाइट करनी ही पड़ती है। तो ये अजीबोगरीब एग्जाम्पल तो वाकई में सिर्फ हमारे मुल्क में ही नजर आती है, जिसका कहीं जो दुनिया में कहीं नहीं दिखती, वो पाकिस्तान में दिखती है। और जहाँ तक अशराफिया की बात है, अशराफिया ने हर जमाने में, हर दौरे हुकूमत में जो है वो ऐश की है और अभी भी ऐश कर रही है। जी, एक सेकंड मेरे साथ एक कॉलर है। जी हेलो जी, बोले, क्या कहेंगे आप भी साथी रहे। वालेकुम सलाम जी। जी, इमरान खान की हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई और एस्टेब्लिशमेंट नहीं गिराया, तो आप बताएं क्या एस्टेब्लिशमेंट, ये जो इतना ज्यादा बेचारे गरीब अवाम परेशान है, तो ये गुर्बत से कब निजात दिलाएगी एस्टेब्लिशमेंट, जो महंगाई का वहाँ पे एक तूफान आया हुआ है? क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? तूफान तो भी अभी मजीद आएगा जी, क्योंकि जो सूरत-ए-हाल पैदा होगी वो इस हद तक ले जाएंगे कौम को। कौम कहेगी हमें एटमी पावर नहीं चाहिए, आप ये भेज दो अमेरिका को और हम लोगों को रोटी दो सिर्फ। जी, जो हालात आप देख रहे हैं, राइट, बिल्कुल यही होगा कि वो कहेंगे जी अमेरिका हमें बेल आउट करेगा, IMF हमें कर्जे देगा, उस सूरत में देगा जब हम अपनी एटमी तंसीबात वो अमेरिका के हवाले करते हैं। तो यही तो चीजें जो वो भी कह रहे हैं कि देखें इनके साथ साजिश हुई। अब तो खुल्लम खुल्ला कहना शुरू कर दिया। खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि 1 साल पहले मेरे खिलाफ साजिश शुरू हो गई थी, मगर मुझे यकीन नहीं था। जो मैं बार बार आपको ये बात दोहरा रही हूँ इसलिए कि आपने अभी ज्वाइन किया इस प्रोग्राम को, कि उनको यकीन नहीं था कि शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्री के केसेस चल रहे थे, तो उनको यकीन नहीं था कि शहबाज शरीफ को वो लेकर आ सकते हैं। नैप में भी उनके केसेस थे, वैसे भी उनके ऊपर केसेस थे, कितने अरबों का जो है ना उन्होंने गबन किया हुआ था जिसपे केस चल रहे थे। तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है और शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते, इनके पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे अलावा इनके पास है कौन? तो कहते थे मुझे नहीं पता था कि ये शहबाज शरीफ को ही बना देंगे, तो वो सरप्राइज है बिल्कुल ही। सारे क्रिमिनल जमा कर दिए जी, जो भी इस वक्त वजीर आजम और जो भी अपने वजीर आला जितने हैं वो सारे क्रिमिनल चार्जेस में और सारे बेल पर हैं। जी, राना सनाउल्लाह तक जो है वो बेल पे है जी, जो कि पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व था और वो भी जेल काट के आ चुका है अभी। जी, तो इस वक्त तो वो हाल है कि जो पूरा मुल्क जो है ना वो सारे क्रिमिनल चला रहे हैं इस वक्त। तो
अब ये देख लें, सारे क्रिमिनल चला रहे हैं मुल्क, तो ये मुल्क को बेहतरी की तरफ कौन लेकर आएगा? जो इतनी महंगाई, आपने तो कहा कि ये महंगाई तो किसी तरह कम नहीं होगी। आईएमएफ से जो इन्होंने कर्जा लिया है, तो ये अब खुश हो रहे हैं मुफ्ता इस्माइल साहब के आईएमएफ जो है ना इनको कर्जा दे दिया। अब मगर आके तो ये बोल रहे हैं कि हमें उन शराइत पे दिया है कि हम महंगाई कम नहीं कर सकते, पेट्रोल और ज्यादा महंगा होने वाला है, बिजली और महंगी होने वाली है। तो अब डॉलर जो है बुरी तरह ऊपर जा रहा है, रुपया बुरी तरह गिर रहा है, तो इस पे कंट्रोल तो ये लोग कर नहीं पा रहा है। तो फिर ये किस तरह मुल्क को चलाएंगे? इनके पास क्या प्लान था, क्या पॉलिसी थी जिसकी वजह से ये लोग इतने नारे लगा रहे थे कि ये नालायक हुकूमत है, इसको जाना चाहिए किसी सूरत भी, और है ना इसने तो लोगों से रोटी छीन ली है, हम आएंगे तो हम ये कर देंगे। तो अब जो गरीब आवाम चीख रही है, चीखे कर रही है उसकी, तो अब क्यों नहीं ये लोग काम कर रहे हैं? ये प्लांटेड हुकूमत है, ये अमेरिका। आप ये देखेंगे इन्होंने ये तक कह दिया कि जी टैक्स तो देना ही पड़ेगा, कम आमदनी वाले को भी टैक्स देना पड़ेगा। तो अब अंदाजा लगाएं, उसके पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है तो वो टैक्स कहां से देगा? पूछना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज कितना टैक्स देते हैं, आप ये बताइए ना। इनके टैक्स देखे ना। अब तो वो बोल रहे हैं ना कि हम भी टैक्स देंगे, शहबाज शरीफ भी देंगे, हमजा शहबाज भी देंगे टैक्स, तो ये अवाम को भी देना पड़ेगा, हमारे साथ बोझ अवाम को भी उठाना पड़ेगा। साफ तरीके से बोल रहे हैं मीडिया के अंदर आकर। अभी जो है ना, जो इनकी पॉलिसी है, अब ये आप देखिएगा आज के बाद से हर महीने ना पेट्रोल 5 रुपए बढ़ेगा। ये आपको मैं लिख दे देता हूँ। अच्छा, ये 5 रुपए हर महीने पेट्रोल बढ़ाएंगे और इस हद तक ले जाएंगे ना अवाम को कि अवाम कपड़े फाड़ के रोडों पर आ जाएंगे और खुदकुशियां करने पे मजबूर। तो मगर अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि पहले वाली हुकूमत जो थी और ये अपोजिशन में थे, अब जो हुकूमत में चले गए, पहले ये लोग यही इल्जाम लगाते थे, अब आप ये देखेंगे जो अब हुकूमत में आए ये पूरा इल्जाम उस पे लगा रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत पे लगा रहे हैं कि जी इन्होंने ही सारा लूटा हुआ था, लूट लिया था मुल्क को, और मुल्क को हमें इस हालत में मिला। जी, लूटा, अगर इमरान खान ने लूटा होता तो इमरान खान नवाज शरीफ की तरह कब से मुल्क छोड़ के चला जाता। तो मगर ये इल्जाम तराशियां एक दूसरे पे लगाते हैं, पर मुल्क के लिए काम क्यों नहीं करते ये लोग? पहले वाले भी यही थे, यही करते रहे, ये वाले भी बस यही करते रहे, चोर 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 चोर, डाकू डाकू। जी, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है पाकिस्तानी अवाम के पास। तो उनके पास पीपल्स पार्टी है, या उनके पास नून लीग है, या उनके पास पीटीआई है। अब इसमें आपको देखना कि कम बुराई किसमें है। यानी कि आपके कहने का मकसद है बुराइयां तीनों में है, तीनों पार्टियों में, तहरीक इंसाफ में भी और पीपल्स पार्टी में भी, पीटीआई में भी। जी, कम बुराइयां हैं, आप उसके साथ हो जाइए, इसके साथ कम बुराइयां हैं। ये लोग तो बिल्कुल, ये सरदारी साहब है, नवाज शरीफ है, ये तो लोगों के सामने कच्चा चट्टा इनका सब खुला हुआ है ना, किस तरह के लोग हैं। तो मगर आप कह रहे हैं चिट्टा सब खुला हुआ है इनके सामने, सबके सामने कि कौन चोर है कौन ये, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट ने आंखें बंद कर रखी हैं? क्या न्यूट्रल, जो इमरान खान कह रहे हैं न्यूट्रल लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं? कब जागेंगे, कब सोते हुए उठेंगे? तो उनको क्या नजर नहीं आ रहा? कभी भी फौज ना एटमी तंसीबात का सौदा नहीं करेगी, ना वो अपने आप को सामने लेकर आएगी। और सामने आप कह रहे हैं सामने नहीं लेकर आएगी, पूरी दुनिया के सामने तो सामने आ चुकी है पूरी दुनिया में। अब तो ये लोग तो पीटीआई के जो लोग हैं वो तो साफ तरीके से बोल रहे हैं, अब तो नाम लेके बोल रहे हैं। आपने देखा नहीं, फवाद चौधरी ने साफ तरीके से नाम लेके बोल दिया कि भाई ये एस्टेब्लिशमेंट जिस तरफ हो जाती है वो ही चलता है, 72 साल से यही तो होता रहा हमारे मुल्क के अंदर। अब जिस तरफ रुख कर लिया, पहले हमारी तरफ थे, हमारी तरफ से मुंह मोड़ लिया उन्होंने, साफ तरीके से कहा। तो क्या मकसद है कि मुंह मोड़ लिया? तो मोहरे आगे रखे हुए ना जी, तो अपने मोहरे यूज करेंगे ये। अभी पहले वो इमरान खान को यूज करना चाह रहे थे, वो यूज हुआ नहीं, वो लाए थे इसी वजह से इमरान खान को कि वो ऐसी यहूदी लॉबी और ये करके ये तंजीम जो है ये इधर उधर कर देंगे। उसने मना कर दिया कि जी मैं नहीं करूंगा। अब ये दोबारा इन लोगों को लेकर आए, चोरों डाकुओं चक्कों को, तो ये तो करके निकल जाएंगे साहब। ये IMF से जो कर्जा ले रहे हैं ये तो खुश हो रहे हैं, चलो यार इसमें 4 पैसे अपने भी बनेंगे। ये मसला है नो, और कोई भी सिंसियर नहीं है मुल्क के साथ, कोई भी सिंसियर नहीं है। जी, सही कह रहे हैं आप, कोई भी लग नहीं रहा इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर, तो ऐसा लग नहीं रहा कि कोई सिंसियर है मुल्क के साथ और मुल्क की बेहतरी के लिए कोई सोच रहा है, कुछ अवाम के लिए कोई सोच रहा है। ऐसा लग रहा है कि अवाम के लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा, सिर्फ अपनी कुर्सी संभालने के लिए सोच रहा है। पहले वाली हुकूमतों के भी बयान सुन लें आप, पहले वाली हुकूमत को भी देख लें, तो उनका भी ऐसे ही लगता था, कॉलर आके यही बोलते थे कि जी अपनी कुर्सी संभालने के लिए बैठे। जी हेलो जी। देखिए बात अच्छी की जी, इमरान खान ने वो बात मानी नहीं जो मुल्क के मफाद में नहीं थी, तो एस्टेब्लिशमेंट ने फिर यही सोचा होगा भाई इसको फारिग करो, ये तो ना हमें खाने देगा ना खुद खा रहा है। ये एक मुसीबत ही है। तो चॉइसेस नहीं थे, नून या पीपल्स पार्टी,
अभी उन्होंने कहा ना, ये बहुत अच्छी बात की इन कॉलर ने, इन्होंने कहा कि सबसे देख लो कि कौन ज्यादा बेहतर है, वरना तीनों ही पार्टियां ऐसी हैं, समझे, तहरीक इंसाफ भी और मुस्लिम नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी। आप ये देख लें कौन सब में बेहतर है, उसको चूज कर लें। मैंने बहुत पहले प्रोग्राम में कहा था, रिकॉर्ड खैर पता नहीं डेट क्या, लेकिन मैंने यही कहा था ना कि जब तक जनरल बाजवा अगर एक्सटेंशन ले लेता है ना तो फिर तो ये इनके साथ चलेगा। एक्सटेंशन की तो अभी उसकी ख्वाहिश होगी, मैं आपको बता दूं। और मैं अपने अभी मैं इन कॉलर से पूछे ये सवाल कि ये देखें, इनके पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है, ये बताएं क्या बताना चाहेंगे, ये क्या कहना चाहेंगे। जी जी बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। हाँ, तो अभी कॉलर ने जो बात पूछी है जरा उसका जवाब देंगे, आप क्या कहेंगे? आप देखिए, एक्सटेंशन तो उन्हें मिलेगी, लाजमी मिलेगी। वो लाए इसलिए अपने हुए कि उनको एक्सटेंशन मिले। एक्सटेंशन तो मिलेगी, आप ये कह रहे हैं बाजवा साहब को मिलेगी ये। तो ये आप, मैंने अभी पूछा था, सवाल पूछा था तमाम कॉलर से, बताएं कि इन लोगों की क्या डील हुई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये किसी को नहीं पता चल रहा। ये आके आपको, अगर आपके लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है तो जरूर आके बताएं। तो क्या लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये डील हुई है इनकी हुकूमत जो आई है अभी, नई हुकूमत? ये तो देखिए, इनकी इस वक्त टोटल जो डील हुई है ना अमेरिका के साथ इनकी, इनको अपनी एटमी तंसीबात अमेरिका के हवाले करनी है। ये है मेन डील। अच्छा, सब समझने की डील ये है सारी। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को ना एटॉमिक हथियारों से ना बिल्कुल फारिग कर दे, और वो करेगा, ये उसका मिशन है। ये तो जी उसने इनकार कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा ये, तो ये इस पार्टी को लेकर आए। अभी आप देखें, जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई, आप देखें महंगाई दिन ब दिन कहाँ से 100 रुपए किलो आटा हो गया है। बताइए, आदमी, गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा 100 रुपए किलो आटा? यही तो सवाल पैदा होता है, गरीब आदमी से रोटी तक छीन ली। वो कह रहा था मैं कपड़े बेच के अपने आटा दे दूंगा, पता ही क्या जाहिलों वाली बात की थी उसने। तो वो मुफ्ता इस्माइल साहब क्या कहते हैं मीडिया में आके कि भाई एक, अगर 4 भाई हैं तो 1 रोटी ले लें और 4 टुकड़े करके खा लें। वो कहते हैं कि चाय पीना, आप सोचे, वो कहते हैं चाय पीना छोड़ दे ये मुल्क के लोग। जो चाय जो ना, इसमें कितना अरब खर्च होता है, 7 अरब खर्च होता है चाय के ऊपर। तो चाय पीना छोड़ दें। तो वापस कर दो जी, लूट के ले गए वो तो वापस लाओ पहले। वो कहते हैं कि चाय पीना अवाम छोड़ दे, बंद कर दे चाय पीना अवाम, पाकिस्तान की अवाम 22 करोड़ अवाम चाय पीना बंद कर दे तो मुल्क थोड़ी बेहतरी की तरफ आएगा, वो कहते हैं। जी, लूट के लेके गए, चलो 4-5 साल तक तो हम पूरी प्याली पी लेंगे, चलो हाँ, पाकिस्तान के लोग बाद में देखेंगे कि भाई अब आधी प्याली पीना है या पूरी पीनी है। जितना पैसा नवाज शरीफ लूट के ले गए, अगर सिर्फ वही पैसा वापस आ जाए ना तो हमारा मुल्क खुशहाल हो जाए। अब आप ये देखें कि आप कह रहे हैं कि हमारा मुल्क खुशहाल हो जाए, नवाज शरीफ जितना पैसा लूट के लेकर गए वही पैसा लेकर आ जाए। अब आप देखेंगे लूटा हुआ पैसा कोई वापस देता है? अंदाजा लगाएं, इमरान खान ने यही नारा लगा के आए थे मुल्क संवारने के लिए, और इसी नारे पे कायम रहे, इसी नारे पे काम कर रहे थे 3.5 साल। उन्होंने क्या किया? सिर्फ यही कहते रहे चोर डाकू, मगर कुछ नहीं कर सके, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। वो आराम से आजाद घूम रहे थे, सिर्फ उनको सामने लेकर आए। जी, पाकिस्तान की मदीनत जो थी ना वो बेहतर करती थी। फैसलाबाद की जितनी भी फैक्ट्रियां थी वो रात दिन चल रही थी। आप पाकिस्तान की जीडीपी देखिए उस वक्त कहाँ पहुंच गई थी, इस वक्त क्या सूरत हाल हो गई। इन्हीं ने लाके वही फैसलाबाद की सारी बिजली बंद कर दी, सारी लोड सब कुछ बंद कर दिया वहां पर। कितनी तरक्की कर रहे थे वो, कितने मतलब सब खुशहाली की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने तो आके बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया बिल्कुल। जी, अब मुल्क को किस दाने में लाके खड़ा किया है ये देखिए आप। और आप यकीन कर, एक अभी आपने शायद कराची में पढ़ा होगा, वो रिक्शे वाले ने अपने आप को भी आग लगाई और रिक्शे को भी आग लगा ली। जी। और डालने के पैसे नहीं थे उसके। आप रक्षा वाले की क्या बात कर रहे हैं? अगर वहां पे आप लोग फोन करें लोगों की चीखने में, आप यकीन करें कि लोगों से जब फोन पे बात की जाती है वो कहते हैं कि मुल्क के बहुत हालात खराब हैं, बिलीव नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है। आप सोचें कि है ना, लोग बैंक से निकलते हैं तो 4-5 डाकू लोगों के पीछे लग जाते हैं, और जो बाहर कंट्री से जा रहे हैं लोग डर रहे हैं यहाँ से जाने के लिए, तैयार बैठे हुए पर नहीं जा रहे, कैंसिल करा अपनी सीटें, इसलिए कि मुल्क इस वक्त इस दहाने पे खड़ा हुआ है। अब आप हालात देखें, लोग जाते हुए डर रहे हैं, तो आप सोचें कैसे अपनी ना कहते ना, जो अपने इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्टर जो है वो किस तरह जाएगा, क्या सोच के जाएगा मुल्क के अंदर। वो वक्त आने वाला है कि कराची में, लाहौर में लोग 6 बजे के बाद निकला नहीं करेंगे अपने घरों से।
वैसे ही वो तो आपको पता नहीं कि उन्होंने तो ये कहा है कि बिजली बचाओ तो आप लोगों को 8 बजे 8:30 बजे बाजार बंद करना पड़ेगा। तो सारे ताजिर जो थे सड़कों पे आ गए, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा जी मानना पड़ेगा। आप ये देखें, मेरा खुद नुमाइंदा जो है ना सदर में गया हुआ था कराची के अंदर, तो है ना वहां पे उसने कहा कि है ना जी यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है ना सारे पुलिस वालों की गाड़ियां खड़ी हुई है और सारी दुकानें बंद करने का हुक्म दिया गया है। तो कुछ लोग बंद कर रहे हैं और कुछ लोग बस रो रहे हैं आंखों से, आंसुओं से कि हम बंद करके जाएंगे। वहां पे गर्मी देख रहे हैं आप कितनी शदीद पड़ी है। अंदाजा लगाएं, आज लोग तो मगरिब कितनी देर से लोग उठ के है ना बाहर जाते हैं शॉपिंग करने, चीजें लेने, जो जरूरत की चीजें होती हैं, रोजमर्रा की चीजें होती हैं। 22 करोड़ आवाम में निकलती है टाइम से अलग से। इतनी धूप और गर्मी में कैसे निकलेगी जब खाने को कुछ नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो अब आप सोचे बंद करवा रहे हैं दुकानें भी। 8 बजे बाजार बंद करने का हुक्म दे दिया, 9 बजे तक का आया है। सोचे कहें कि लोड शेडिंग से हम इसी तरह बचा सकते हैं बिजली। आती है और 3 घंटे गायब होती है, फिर 2 घंटे बिजली आती है, फिर 3 घंटे गायब हो जाती है। जी ये तो सूरत हाल है वहाँ की इस वक्त। ये तो सूरत हाल है। अब आप अंदाजा लगाएं कि मुल्क फिर किस तरह सही सिमत पे जाएगा, कौन लेके जाएगा। पहले भी इस पे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए कि मुल्क को सही सिमत की तरफ नहीं है मुल्क। तो लोगों ने आके कहा था जी नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा था जी मुल्क तो सही सिमत की तरफ चल रहा है। तो अब आके बताएं कि सही सिमत की तरफ मुल्क जा रहा है या नहीं जा रहा। पहले तो लोग बोलते थे कि इमरान खान की हुकूमत में मुल्क बिल्कुल सही सिमत की तरफ नहीं है, इमरान खान को चले जाना चाहिए, शहबाज शरीफ को वापस इनकी हुकूमत को आना चाहिए, किसी और हुकूमत को आना चाहिए। अब आ गए ना शहबाज शरीफ, तो आप बताएं कि मुल्क किस सिमत पे जा रहा है, क्या सही सिमत पे जा रहा है। ये देखिए ना, ये इमरान खान के खिलाफ इन्हीं ने महंगाई मार्च किया था जी, और उससे डबल महंगाई इन्हीं ने खुद कर दिया। राइट, निकले इसीलिए थे, नारा इनका यही था, नारा तो सेम इनका यही था, महंगाई का तो नारा था इनका जो निकले थे ये। मैंने तो बहुत प्रोग्राम किए इसके ऊपर, महंगाई के ऊपर, और लोग आके बता रहे थे कि रोजमर्रा की दवाइयां इतनी महंगी हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई इतनी महंगी है। आप सोचें ब्लड प्रेशर की दवाई तो रोज खाएगा, डायबिटीज की दवाई पेशेंट रोज खाएगा, दवाई लेनी है, मगर मेडिसिन इतनी महंगी है कि वो लोग बाय नहीं कर सकते। तो अब क्या हाल है इस चीज का मुल्क के अंदर। आपको पता है या नवाज शरीफ के दौर में कितनी जाली कंपनियां दवाएं बना रही थी पंजाब के अंदर जी, जो पकड़ी गई थी। तो ये इस तरीके से नहीं होता है। देखिए, इस सिस्टम को बनाने के लिए आपको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, और कुर्बानी देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। इनको ऐश इशरत इतने लग गए। अब मैंने आपसे कहा ना कि ये जो IMF का कर्जा आ रहा है ना, ये देखिए कभी 0 हो जाएगा। आप देख रही हो, सुन रही होंगी, फिर दोबारा से लेना है कर्जा जी। ये सारे रिजर्व आपके बेड़ागर्क करने में इन लोग के। देखिए, आप ये देखेंगे जो डॉलर जिस तेजी से ऊपर जा रहा है, 212 रुपए हो गया डॉलर। जब आप देखें डॉलर ऊपर जा रहा है तो आप सोचेंगे वो तो आपका कोई फायदा ही नहीं है। आपका मुल्क तो धंसता चला जा रहा है अंदर, इकोनॉमिक तो आपकी खत्म होती चली जा रही है, बैंक में कुछ पैसा नहीं है आपकी जी। एक्सपोर्ट है भाई, आपके मुल्क की माशियत, आपकी इकोनॉमी को चलाने के लिए ये आपकी एक्सपोर्ट है। जब आप एक्सपोर्ट पे तवज्जो नहीं देंगे, आप तो इल्जाम तराशी करते रहेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। अब आप हुकूमत आपने ली है, तो आप अपनी जो जिस एजेंडे के तहत आए हैं आवाम को बताएं कि भाई अब ये काम हो रहा है। अब आप यकीन करें कि अगर जिस एजेंडे के तौर पे आएंगे, अगर अवाम को रिलीफ दे दें, मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ चले जाएं, सही से काम शुरू हो जाए, तो यकीन करें कोई शोर ना मचाए। जो इमरान खान इस वक्त जो उनकी टीम आ रही है, अब देखें ना कि नैब की तरमीम को में कवानीन में ही चेंज कर दिया इन्होंने, सारा कुछ कर दिया। अब आप देखेंगे लोग ये पूछ रहे हैं कि अपने आप NRO 2 ले लिया इन्होंने, NRO 2 खुद लेके बैठ गए हैं। एक आदमी इनसे पूछे कि हमारा क्या लेना देना नेट से, भाई तुम काम क्यों कर रहे हो जी, तो हमारे लिए है तो हमारे लिए तो काम करो, हमारे लिए तो काम करो। आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? आप अपनी करप्शन को खत्म करने के लिए आपको वो काम कर रहे हैं जिसका अवाम से लेना देना भी कुछ नहीं है। आपने अवाम की भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो आप अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं ना, अपने आप को क्लियर कर रहे हैं और जो पैसा है उसको ब्लैक मनी को वाइज कर रहे हैं आप। ये सारी चीजें जो है ना, ये जब तक मैंने आपसे कहा ना कि इसके लिए बहुत बड़ा एक यानी कदम उठाना पड़ेगा, और वो इदारे जो इसमें इंटरफेरेंस करते हैं उनको अलग होना पड़ेगा। तो जब जाके कहीं आप अपने मुल्क को स्टेब्लिश करने में कामयाब होंगे। मगर अभी जो मुल्क के हालात चल रहे हैं तो इसका अंदाजा लगा लें कि ऐसा लग नहीं रहा कि मुल्क स्टेबल होगा और मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, अवाम को रिलीफ मिलेगा। देखिए, मेरे जितने भी लोग काम करने वाले वहाँ पे नुमाइंदे हैं, वो कहते हैं कि हम लोग इतने परेशान हैं कि आपको बिलीव नहीं करेंगे कि एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, एक वक्त रोटी नहीं खा रहे हैं, खाने को नहीं है हमारे पास। पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिल की सवारी एक सबसे जिसे कहते हैं ना सस्ती और आसान चीज उन लोगों के लिए जो
अपने जॉबों पे निकलते थे, अंदाजा लगाएं वो 2 लीटर पेट्रोल डलाने में उनकी चीजें निकल गई। 2 लीटर पेट्रोल डलवाने में 2 लीटर क्या होता। अब आप सोचेंगे सिर्फ वही सर्वाइव करें जिनके अपने अजीजो अकारीब बाहर कंट्रियों में हैं, जो पैसा भेज रहे हैं थोड़ा बहुत, तो वो ही सर्वाइव कर रहे हैं, वरना अदरवाइज नहीं हो रहा। अब आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह मुल्क चल रहा है, किस हालात में मुल्क को पहुंचा दिया इन लोगों ने। तो ये इसी वजह से है ना। और आपको क्या लगता है कि इलेक्शन की तरफ जाएगा? इनसे पूछती है मेरे साथ कॉलर ने। जी हेलो जी, हेलो हेलो, इनकी लाइन इनको तो ड्रॉप हो चुकी है जी। की तरफ आप बार बार कहती है ना, जब ये बार मैं इसीलिए नए कॉलर से पूछना चाहती हूँ कि जो इलेक्शन का नारा लगाया हुआ है कि भाई इलेक्शन जल्दी कराए जाए, इलेक्शन अभी जो मेरे एक कॉलर ने भी कहा था कि आप देख लीजिएगा इलेक्शन का तो ये अनाउंस कर देंगे, अभी 3 वीक के बाद ये अनाउंस कर देंगे, और अभी भी उम्मीद लगा के पूरी आवाम बैठी हुई है कि इलेक्शन की तरफ कब जाएगी ये हुकूमत, मगर लगता नहीं है कि ये हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाएगी। अभी ये सारी चीजें उन्होंने सेटल कर दी है ना भाई, ये इस एजेंडे के तहत आए थे ना, और उसके अलावा क्या काम था बता दें। जी वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बोलिए जी, बोलिए। वालेकुम सलाम जी। अभी मैं चंद कॉलर्स की बातें सुन रहा था, महंगाई हो गई है वहाँ पर, लोग एक वक्त का खाना खा रहे हैं, पेट्रोल नहीं डलवा पा रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये मैं एक छोटा सा सवाल छोड़ रहा हूँ सबके लिए कि ये सब चीजें आप लोग जो कह रहे हैं, सब बातें मैं मान लेता हूँ। अगर आप कराची चले जाएं, क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से है तो मैं कराची की ज्यादा बात करता हूँ। कराची में अगर आप चले जाएं तो इतने ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं कि मैं बता नहीं सकता। और ये इस बात से आप बीइंग ए लेडी साहब इत्तेफाक करेंगी जी। और हर रोज लड़कियां तैयार होने जाती हैं। अगर खाना खाने के लिए पैसे नहीं है तो ये ब्यूटी पार्लर को देने के लिए पैसे कहाँ से आ जाते हैं? सॉरी मैं आपकी बात और मुझे सर आप जरूर काटिएगा, मेरी बात मुकम्मल हो जाए जी। तो अच्छी बात है, तकरार ही हम कर रहे हैं, हम एक दूसरे की बात को नापसंद कर सकते हैं, यकीनन एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं आप लोग जी। जी। तो ये सब बातें समझ में नहीं आती। मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं वहां पर जो लड़कियां काम ही ब्यूटी पार्लर में करती हैं जी। और वो एक दिन मेरी बात हो रही थी तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा ऐसा बड़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैंने कहा कि आप तो ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं तो कितने पैसे कमा लेती हैं? तो उसने मुझे कहा अंकल आप यकीन करें मैं $200 से $300 सिर्फ मुझे टिप मिलती है रोज की। अच्छा। जो औरतें आती हैं वहां पर, अब वो पॉश इलाके में है उनका ब्यूटी पार्लर, वो जहाँ पे उनका खुद का नहीं है, वो काम करती है वहां पे जी। तो कहती है कि ये मुझे टिप मिलती है जो औरतें जो दे करके जाती हैं। तो मैं हैरान हूँ कि अगर वो कौन सा तबका है जो इतना ज्यादा अमीर तरीन जी। मैं तारिक रोड की बात कर रहा हूँ कराची जी। सर मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, तारिक रोड, खालिद वलीद रोड चले जाएं, एक शोरूम पे 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियां खड़ी हुई हैं और वो लोग खरीदते हैं 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियां। मैं बात कर रहा हूँ एक आम शहरी की, एक गरीब शहरी की, एक दरमियाने तबके की। आप बात कर रहे हैं हाई सोसाइटी की। वो हाई सोसाइटी की जो औरतें हैं जो पार्लर्स में जाती हैं, जो मेकअप करवाती है, वो एक अलग क्लास है। वो आप उस क्लास में एक आम आदमी को नहीं मिला है जो मोटरसाइकिल पे जा रहा है या जो बेचारे के पास 2 लीटर पेट्रोल के पैसे नहीं है। कराची में एक लिमिटेड तबका है जिसके पास पैसा है, वो सब दुनिया भर की अय्याशियां कर रहे हैं। आप अगर होटलों में जाए ना, आपको होटलों में वेटिंग करना पड़ेगी आपको। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मिंदर भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं मिंदर भाई की बात से टोटली एग्री। अच्छा एक सेकंड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो सिस्टर। हाँ एक मिनट हिंदी से बात कर लूँ एक सिस्टर जी, बोले जी। बड़ी प्यारी बात करी है। मैं भी जब गई थी अभी कराची तो मैं परेशान और हैरान थी कि भाई एक अच्छे पार्लर में चले तो 50,000 से तो स्टार्ट होता है उनका मेकअप और फिर वो लाखों में जाके कन्वर्ट हो रहा होता है। तो हमारे मुल्क में जुगाड़े भी तो बहुत है, जो लोग महंगे पार्लर अफोर्ड नहीं कर सकते तो अब तो आपकी जो मेड काम कर रही होती है वो भी पार्लर जा रही होती है, तो वो 500 रुपए वाले पार्लर में चली जाती है तो वहां पर बेचारे उसको या तो एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट लगा दी जाती है या फिर वो खराब वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसकी वजह से लोगों के बाल भी खराब हो जाते हैं, स्किन भी खराब हो जाती है। वो काम भी ध्यानदारी से नहीं होता। ब्यूटी पार्लरों से नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान की मशीयत को आप ब्यूटी पार्लरों से मिला रहे हैं आप। और मैं नहीं ब्यूटी पार्लर से नहीं मिला रही, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वहाँ पे ब्यूटी पार्लर से क्यों मिला
चाह रहे हैं आप? नहीं, एक बात कहना चाह रही हूँ, कहिए ये कहना चाह रही हूँ, ये बात मेंशन करना चाह रही हूँ कि वहाँ पर जब आप खरीदारी करने जा रहे होते हैं ना, एक सेकंड इन लोगों का मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, फिर मैं अपनी कॉल बंद करूंगी। अगर मैं सुनूंगी आप मेरे दोनों भाई क्या कहते हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वहाँ पर जब आप शॉपिंग करने जा रहे होते हैं, आप यकीन करें यहाँ पे तो हम कभी भी ये ख्याल नहीं कर रहे होते कि ये ब्रांडेड है या अनब्रांडेड है। कपड़े जो हमारे कैजुअल पहनने के होते हैं, तो वहाँ पर तो आप यकीन करें लोगों को इतना क्रेज हो चुका है। एक सेकंड मैं आपसे ही करूंगी, वाकई सही कह रही, मैं आपसे बात करूंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है आपके? एक सेकंड के लिए होल्ड कर ले, मैं लूंगी आपको। एक सेकंड जी बोले जी। हेलो जी, इसलिए कि मैंने उनको होल्ड करा था जी। नहीं होते तो वहाँ पर जब सेल लग रही होती है, क्योंकि जो पूरे साल की जो कलेक्शन होती है, जब उनकी नई कलेक्शन आती है, जो महंगे ब्रांड है वो उसको 25%, 30-40% ऑफ पे लगा देते हैं कपड़े। तो वहाँ पे आपने देखा था खवातीन ने क्या किया था, वो दरवाजा ही तोड़ दिया था जिससे अंदर जाने का मेन एंट्रेंस का डोर था। वो यूट्यूब पे सारी वीडियोस पड़ी हुई है। तो ये तो आलम है, वहाँ पर लोग बस छीनने पर बिलीव करते हैं। जिनके पास नहीं है वो छीनना चाह रहे हैं, और जिनके पास बिल्कुल नहीं है वो तो बेचारा खैर अल्लाह को याद करते रहते हैं रोते। तो ये एक अजीब सा तजाद है जिसको समझने के लिए शायद ये उम्र तो ना काफी है। अब आप लोग इस पर रोशनी डालते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहन मेरी, आप जिस क्लास की बात कर रही हैं वो एक लिमिटेड क्लास है जी, ब्रांडेड कर रही है। एक आदमी जो गरीब आदमी जो एक ऑफिस में क्लर्क की जॉब करता है या बैंक में क्लर्क की जॉब कर रहा है, या जो दरमियाने तबके का आदमी है, वो कभी ब्रांड की बात नहीं करता। ब्रांड की बात वो करेगा जिसके पास हराम का पैसा आया होगा या जिसने 2 नंबर तरीके से पैसा कमाया, वो ब्रांड की बात करेगा। गरीब आदमी कभी भी ब्रांड की बात नहीं करेगा, वो बेचारा लुट्टा बाजार से कपड़े खरीद के भाई मेरे मैं जो विंसर भाई ने, आप जरा मेरी बात एक सेकंड सुन एक सेकंड। आपसे पता है पाकिस्तान की मैशियत की बात नहीं हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ एक आम आदमी की। हाँ। मैं भी आपसे आमी आदमी की बात कर रहा हूँ। मैं भी आपसे आमी आदमी की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में शोर, पूरी दुनिया से मतलब ये है पूरे पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है जी। श्रीलंका के हालात बड़े खराब हो गए जी, सही है सिस्टर। वहाँ पे अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम क्रिकेट का मैच देखने, वो क्रिकेट का मैच खेलने गई हुई है। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, सही है। पाँव रखने की जगह नहीं है स्टेडियम के अंदर। तो मेरी बहन, ये सिर्फ मीडिया का चक्कर होता है कि जी वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है, वहाँ पे ये नहीं मिल रहा। मैं विंसर भाई की बात से 100% एग्री कर रहा हूँ कि जो बात विंसर भाई कह रहे हैं। सिस्टर आप जो विंसर भाई तो बाल कटाने का बता रहे हैं ना, ये ब्यूटी पार्लर पे 200-300 रुपए। पाकिस्तान में एक पान है जो 10,000 रुपए का बिकता है। एक पान जो पान बिकता है ना, 10,000 रुपए का पान है जी, लोग खा रहे हैं उसको। 10,000 का एक पान बिकता है। लोगों के पास खाने को नहीं है, एक वक्त की रोटी खा रहा है, दूसरे वक्त की रोटी नहीं खा रहा है। आप कह रहे हैं 10,000 का पान लोग खरीद रहे हैं। 10,000 रुपए एक अहमियत रखते हैं पाकिस्तान में। कराची के हैं, अगर जो आगे बताएंगे मेरी बात पे एग्री करेंगे, एक पान 10,000 रुपए का। तो उस पान में क्या लगा हुआ होता है कि 10,000 का बिकता है? आम पान 300 रुपए का था जी 5 साल पहले। अरे सरकार, अभी बकरा मंडी आपके सामने लगेगी ना, गाय की मंडी लगेगी ना, देखिएगा आप 8-8 लाख 9 लाख की लोग गाय खरीद रहे होंगे, नहीं खरीद रहे होंगे। बिल्कुल भाई वो भाई इतिहास है वो। और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। तो यानी कि आप लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे महंगाई नहीं है, ऐसी शोर मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। आपका कहने का मकसद ये है? हाँ हाँ, वहाँ पे तो अमीर आदमी नहीं जाता बिरयानी खाने, वहाँ पे तो आम गरीब आदमी जाता है बिरयानी खाने। वहाँ पे लाइन लगी हुई होती है, बैठने के लिए जगह नहीं होती। उन्होंने 3 और अपनी जो है ब्रांचें खोल दी हैं। सर कराची में आप किसी भी होटल में चले जाएं, आपको वहाँ पे वेटिंग मिलेगी। तो सर फिर गरीब आदमी तो नहीं है कराची में, इसका मतलब? सर वो भाई क्लास की बात कर रहा हूँ ना यार, क्लास एक तबका है वहाँ पर। ये मेरे साथ एक और कॉलर है, इनकी भी बात ले लूं। हेलो जी। अमीर है, एक गरीब। हेलो, दरमियाना तबका नहीं एक और है। हेलो, एक सेकंड आप भी रहे। हेलो ठीक है सर, आप जी बोले जी, आप बोले, अपना वॉल्यूम बंद करें, बोले जी। अरे आप अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करें, क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी। जी आप बोले। मैं हैरान हो रहा हूँ। अभी ठीक है बात? अब ठीक है जी, ताकि वो भी सुने ना सारे कॉलर जी। कि लोग कहाँ IMF और बाजवा और IMF का तो बात जी, ब्यूटी पार्लर पर आके ब्रेक लगा दी है यार। क्या बातें कर रहे हैं हम लोग ब्यूटी पार्लर की जी। देखिए अब महंगाई तो हर माशरे में महंगाई भी है और अमीर गरीब लोग भी हैं जी, ऐसी बात नहीं है। तो गरीब का भी ख्याल करना चाहिए। अब ये भाई साहब जो कह रहे थे कराची के होटलों में रश है, नो डाउट, लेकिन आप कराची की आबादी देखिए, अगर 3 करोड़ की आबादी है तो 10 लाख होंगे ना होटलों में। तो बाकी आप 2 करोड़ 90 लाख कहाँ जाएंगे? वो तो गरीब है ना
वो तो बेचारे होटल में दुनिया के पूरी की पूरी आबादी जाके होटल में खाना खा रही होती है। पूरी 109 ममालिक है पूरी दुनिया में। कौन सा दुनिया में होटल है कि जहाँ पे पूरे के जितनी की आबादी है वहाँ पे लोग जाके खाना खा रहे होते हैं। आपकी बात सजा है जी, सारी आबादी तो नहीं जाती, लेकिन हम जिस आबादी की बात कर रहे हैं ना, उस आबादी के जो मसाइल हैं हम उसको सारी दुनिया से ना ही मिलाएं तो बेहतर है। हमारे मसाइल मुख्तलिफ हैं जी, ये समझना पड़ेगा हम सबको, ये समझना पड़ेगा सबको और अपने मुल्क के लिए आवाज उठानी पड़ेगी सबको जी। नहीं है देखिए, सिस्टर का टॉपिक कहीं और निकल गया है। यही मैं भी कह रहा हूँ, यही मैं भी कह रहा हूँ। मेरा टॉपिक तो कहीं और निकल ही जाता है हमेशा। मैं तो बात एक जनरल बात करी थी कि मुल्क की बेहतरी देखे ना, एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, एस्टेब्लिशमेंट ने उतारा क्या, अब एस्टेब्लिशमेंट महंगाई को कम करेगी या नहीं करेगी, सवाल ये पैदा होता है। महंगाई तो देखें अभी एक पूरी दुनिया का कॉमन प्रॉब्लम है। तो क्या मतलब, अगर पाकिस्तान में तो 22 करोड़ की आबादी जो है वो उसको तो बहुत परेशानी है ना। अभी आपने कहा एक तबका, जब भी आके उन्होंने बात की है कि एक तबका तो बहुत अमीर है, जो आपने उन्होंने बताया कि जहाँ पे ब्यूटिशियन जो चलते हैं, ब्यूटी पार्लर जो चलते हैं, वहाँ पे बालों के लिए भी इतना ज्यादा रश लगा हुआ है, तैयार होकर निकलते हैं। होटलों की बात हो गई कि भाई वहाँ पे हर रेस्टोरेंट भरा पड़ा है। अब 10,000 का, हाँ पान तो मैं भूल ही गई थी। अब आप बताएं कि 10,000 का पान कोई खाएगा? और वो कह रहे हैं कि बहुत रश होता है उस पान वाले के बाद। पान खाने वाले जिसने खाना उसने खाना, उसके पास पैसे हैं तो वो खा रहे हैं। ये भी ऐसी फजूल सा टॉपिक है, 10,000 रुपए का पान है, और जिसने खाना है उसने कौन सा किसी गरीब की फिक्र करनी है। तो लिहाजा देखिए बात हम कर रहे हैं। आप एक मेरी बात का जवाब दीजिएगा जी। मेरी बहन, आपने प्रोग्राम जब शुरू किया, मैं आपका प्रोग्राम शुरू से देख रहा हूं। मुझे पता है आप शुरू से देख रहे हैं। बहुत सारे देखने वाले होते हैं कॉल नहीं कर पाते, वो कॉल जब करते हैं जब धमाका आता है। टॉपिक ऐसा होगा, आपने कहा कि बाबर गौरी बेगुनाह। नहीं, मैंने गुना बेगुना नहीं कहा, मैंने कहा इस तरह वो बोल रहा है, अपने आप को कह रहा है। मैंने इस बात को कहा था, मेरे एक कॉलर ने कहा कि देखिए अपने मुल्क का इतना प्यारा मुल्क है, अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, और हमें भी बहुत मोहब्बत है अपने मुल्क से, मगर हमारे मुल्क में ये सब चीजें। तो मैंने इस पे ये कहा था कि बाबर गौरी साहब जब चले गए थे तो वो आज अपने मुल्क को बहुत याद कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मेरा अपना मुल्क है, मैं क्यों नहीं वापिस आऊं, और मैं बीमार हूं, और बीमारी के बाद उन्होंने ये भी कहा कि मेरी माँ शदीद बीमार है और मैं भी बीमार हूँ, तो मुझे मुल्क में वापिस आना है जी। मेरा इनसे ये सवाल है, या तो मेरी बात पे ये एग्री कर जाएंगे या ये मेरी बात पे जवाब दे दें। सहूलत मिर्जा के केस में जो उनको गिरफ्तार किया गया, बाबर गौरी साहब पे इल्जाम है, 2 की जमानत करा ली उन्होंने जी। सुनाएं। आदमी लाल किला होटल का हेड ठहरा हो जी, और उसकी ह्यूस्टन में पूरी एक कॉलोनी हो। लाल किला क्या मतलब? लाल किला होटल एक है कराची में, लाल किला होता था, हाँ, उनके ये हेड बहरे होते थे। अच्छा, ये हेड बहरे होते थे लाल किला के जी। तो मेरा इन भाई से या किसी भी आपके कॉलर से जो भी कराची के तबके को जानता है, और आज उसकी ह्यूस्टन के अंदर पूरी एक कॉलोनी है ह्यूस्टन में, और आज वो ये कह रहा हो कि जी मेरा मुल्क है पाकिस्तान। जब इन्होंने लोगों को मरवाया था, जब वो वहाँ पे फैक्ट्री में लोग 250-300 आदमी मर गया था, तब इनको जो अम्माद आजम है, अम्माद आजम, मैं पीटीआई वाले की बात नहीं कर रहा जी, अम्माद आजम की बात नहीं कर रहे आप जी, मैं अम्माद आजम की बात कर रहा हूँ। आप एमक्यूएम की बात कर रहे हैं। बाबर गौरी का नाम लिया जी, कि बाबर गौरी का सारा था। इन्होंने जब ये सारे काम कराए, आज इनको पाकिस्तान की मोहब्बत इतनी क्यों आ रही है? तो मेरा ये आपके जितने भी कराची के कॉलर हैं, मैं उनसे मेरा ये भाई अगर जवाब दे दे मेरी इस बात का जी। आपको कॉलोनी का पता लग गया, हेड वेटर का भी पता लग गया, ये सारी बातें पता लग गई, इससे क्या फायदा होगा ये मुझे बताएं। कोई से कुछ हासिल वसूल है? देखिए हमें आए बता रहा हूँ ना, हमारी कौम का, हमारी 1 मिनट आप बड़ी देर बोले, मुझे बोलने देना, आप बड़ी देर बोलने दे। नहीं अब आप बोलने देना, आपकी सुनिए मैंने, मेरी जान मेरे चंदा, अब बोलने देना, बड़ी देर आपने बोली, किसी और को भी बोलना। नहीं आप सुने ना मेरी, आप सुने ना, नहीं बड़ी होगी, नहीं आप सुने, बात सुने ना मेरे भाई, ठीक है मेरी बात सुनने की कोशिश करें। अरे एक सेकंड, एक बोल ले खुदा के लिए, चुप हो जाए, स्टॉप। अरे भाई देखिए, वो लाल किले में बहरा था, वो फलाना था, और यार निकले इन बातों से, ये बातें छोड़े, इन बातों का। आगे वो था तो क्या हो गया? आप फिर जेलस हो रहे हैं, आप जेलस हो रहे हैं, आप जेलस हो रहे हैं उससे, आप जेलस हो रहे हैं। छोड़े इन बातों को, ये जंजालपुरे की बातें हैं यार, ये जंजालपुरे की बातें, ये मुल्की लेवल की बातें नहीं है। आप देखें, आपको इतनी तकलीफ थी ना, इतनी लॉयर करते पाकिस्तान में, लॉयर करते और उसको नोटिस, और यार जबानी मुल्क सारे बातें कर रहे हैं। आप लोगों को जो होते हो
एक सेकंड, एक कॉलर चुप हो जाए, एक सेकंड, एक कॉलर चुप हो जाए और एक कॉलर बोले पहले, फिर दूसरा कॉलर बोले। अगर आपको इतराज है तो कर सकते हैं। दूसरे को बात करना, सुनो पहले, पहले बात करो कि बात बोलना, नहीं आपसे सुनने का फायदा कोई है ना। आप रवायती बातें कर रहे हैं, आप रवायती बातें कर रही हैं, आप रवायती बातें कर रहे हैं, फलाना बहरा था, फलाना ये था, फलाना वो था, फलाना कानूनी बना ली, फलाने ने ये कर लिया, फलाना को यार को काम की बात करें। अरे आप लोग अपने घर की लड़ाई क्यों लड़ने लगे? पर्सनल। एक सेकंड मैं आएगा को होल्ड पे डालती हूँ। एक मिनट। जी अब बोले आप, जी बोले, अब आप बोले पहले जी। हाँ बोले, मैं बाद में उनकी सुनती हूँ, बोले। मेरा मतलब ये कहने का, ठीक है, ताकि आपकी आवाज तो क्लियर जाए, आपका मैसेज तो क्लियर जाए लोगों तक। आपका मैसेज तो नहीं जा रहा। ठीक है, बोले। मतलब ये महंगाई इसका टॉपिक नहीं है जी। हमारा टॉपिक है पाकिस्तान का सिस्टम कैसे चेंज होगा, जो आप जी। पूछना चाह रही हैं। जी। तो एक आदमी बहरा, होटल का बहरा, उसको अरबपति करोड़पति कैसे हो गया कि जिसने ह्यूस्टन में पूरी कॉलोनी बना ली। अगर मैं अकेला ये बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप बोले मैं प्रूफ भेज दूं आपको, आपके और कॉलर भी आगे इस बात से एग्री करेंगे जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है। क्या जो फैक्ट्री में लोग जले थे उसमें इसका नाम नहीं था क्या मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ ये? सर इन जैसे कॉलर जो है ना, इनकी वजह से पाकिस्तान का सिस्टम नहीं चलता है। ये लोगों को मुल्क से मोहब्बत नहीं है। ये लोग बाबर गौरी पे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये लोग नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जो अब ये बात के आगे जवाब ये कह रहे हैं ना कि ये आपको जेलेसी है, जेलेसी इज माय फॉल्ट कि बाबर गौरी से मेरे को क्या जेलेसी होगी? बाबर जैसे गौरी जैसे को मैं गटर की नाली में फेंकता हूँ, जैसे लोगों को बाबर गौरी जैसे को, मगर मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक आदमी बहरा जो होटल में बहरा था, उसने ह्यूस्टन के अंदर कॉलोनी कैसे बना ली। तो आप यूट्यूब पे आप उसका उठा के देख ले, उसने होटल लिया हुआ है, वहां पे होटल एक खोला हुआ है और आज उसको अपने मुल्क से मोहब्बत आ रही है 7 साल के बाद। ये कैसी मोहब्बत है सिस्टर? मुझे आज बात जवाब देंगी? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। आधा कराची लूट के गया हुआ है वो आदमी। जी बिल्कुल, मैं आपसे 100% एग्री हूँ। वो बहुत ही घटिया आदमी था और वो लूट के कराची पहुंच गया। पर अभी तो उसने बयान दिया है कि मैंने कुछ नहीं किया मुल्क के लिए, मैं तो वापिस आ रहा हूँ अपने मुल्क के अंदर, जमानत हो चुकी है इसकी। पुलिस आपको क्यों नहीं पकड़ रही? मैं जाऊँ, मुझे क्यों नहीं पकड़ रही? इन भाई को क्यों नहीं पकड़ रही? समथिंग रॉन्ग। एक सेकंड होल्ड करें, जी हेलो जी, अब आप बोले। हेलो जी अब आप बोले। एक सेकंड जाफरी साहब, एक सेकंड जी, जाफरी साहब बोले आप जी। एक सेकंड सारे कॉलर चुप रहे, एक एक करके बोलेगा, मैं इनका मैसेज ले लूं। एक सेकंड दो जाफरी साहब, एक सेकंड, 2 जाफरी साहब है मेरे साथ, 1 मिनट के लिए, पाकिस्तान से, एक यहाँ से, दोनों खामोश रहे थोड़ी सी देर के लिए, मैं इनका मैसेज ले लूं, फिर आप लोग को लेती हूँ तमाम कॉलर को। जी बोले जी। हमारे मुल्क में ये बड़ा आसान काम है। अरे एक सेकंड सवाल कर ले जी। यूट्यूब की इंफॉर्मेशनों पर आप जो है वो मतलब लड़ाई लड़ते हैं और ऐसे उस पर स्टिक हो। चले आप छोड़े, आप अपना मैसेज दें। अभी उन्होंने कहा कि आधा पाकिस्तान लूट के ले गया। आप बताएं कि वो उनकी बाबर गौरी की क्या कहानी, क्या स्टोरी, क्या सच्चाई है? आप सच्चाई लेकर आए। मुझे कुछ पता नहीं, मगर आप तो इतना फाइट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा था जी कि ये देखें, छोटी छोटी बातों से हमारे मुल्क में इत्तेफाक नहीं होता, अवाम की वैल्यू नहीं होती। जी। जो हमारे बड़े मसाइल है ना, उन पर हम डिस्कस करें। अभी राइट जी, मैं बड़ी मुश्किल से उठाऊं। इनको देखें, ये बीच में ये बड़ा मुश्किल से उठे इनका पाकिस्तान से, जरा इनको इनका मैसेज छोटा सा ले लूं, फिर आपसे ही बात करूंगी। आप मेरे साथ रहें, सुने इनका मैसेज क्या देना चाहें जी। अस्सलाम वालेकुम सबको। कमीना जी, बहुत अफसोस है कि विल्सन भाई ने एक पॉइंट दिया, अच्छा दिया। गरीब आदमी को जब पैसा ब्यूटी पार्लर में जाएगा, जब वेटर पैसा कमाएगा तो वो पैसा सर्कल करेगा। गरीब आदमी गोश्त भी खाएगा, अगर बेबी गोश्त नहीं खा सकता तो चिकन जरूर खाएगा। रेडियो पे इतना इतना फाल होता है, रात को अच्छी दिहाड़ी लगा के जाते हैं। उनका कोई मकसद ये नहीं था कि सिर्फ अमीर आदमी मेकअप करा सकता है या ब्यूटी पार्लर जा सकता है या बेबी गोट खा सकता है। उन्होंने एक सजाद भाई ने भी अच्छी बात की है, विल्सन भाई ने भी, लेकर समझे नहीं, लड़ाई शुरू कर दिया जी। वो एक तबका है, वो खाता है भाई, इधर वो सर्कल चलता है, पैसा सारा पूरे पाकिस्तान में घूमता है। अगर ब्यूटी पार्लर में आता है तो वो गोश्त भी खाएंगे, फ्रूट भी खाएंगे। अगर एक वेटर है तो वो भी खाएगा, अगर उसको अच्छी टिप मिल गई है तो हर चीज इस्तेमाल करेगा। तो वो
पैसा सर्कल हो गया ना, उसमें कौन सी गरीबी जी, गरीब खा गया तो दूसरा नहीं खा सकता। ये पैसा इसी तरह पाकिस्तान में चल रहा है। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया। चलें जी, अब आप बोले जी। देखिए, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमारे जो मसाइल है ना, मेन मसाइल जो 70 साल से एज इट इज है, उसको हमें डिस्कस करना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट का रास्ता कैसे रोका जाए, एस्टैब्लिशमेंट को कैसे जो है ना अवामी हुकूमत के ताबे किया जाए। देखिए, खान साहब आज बाजवा को सब गालियां दे रहे हैं। काश के ये लोग तब गालियां देते कि खान साहब के आगे खड़े हो जाते कि आपने एक्सटेंशन नहीं देनी इसको। ठीक है, खान साहब ने एक्सटेंशन दी तो इसका मतलब है समथिंग रॉन्ग, कोई डील हुई थी उस वक्त तो किसी को शोर नहीं मचाया। आज बाजवा सबको बुरा लग रहा है। नो डाउट, मैं इस हमायत में नहीं हूँ कि बाजवा जो कर रहा है ठीक कर रहा है, लेकिन देखें हमें ये रास्ते रोकने होंगे। और अभी को भाई साहब कह रहे थे कि वो दोबारा एक्सटेंशन लेना चाहता है। हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए, ये अगर एक्सटेंशन लेगा, इस वक्त फौज के अंदर जो हालात है और बाहर जो हालात है, ये असल वो शेख रशीद तो कहते हैं ना, हम खाना जंगी को 25 मार्च को जा रहे थे, वो खाना जंगी का होगा इशारा। फिर अगर बाजवा साहब ने एक्सटेंशन ली, अब तो लेंगे नहीं, ये सारी मफरूजे हैं ना। बाजवा साहब तो किसी तरीके से सेफ एग्जिट चाहते हैं, ठीक है। और खान साहब ने जब आसिम बाजवा को जब वो इस्तीफा दे रहा था, खान साहब ने कहा नहीं जी, नहीं बड़ा काम का आदमी है, और चाइना ने उस पर शक किया था और उसकी वजह से सी पैक आपका 3.5-4 साल से रुका हुआ है। तब किसी को तकलीफ नहीं हुई। एस्टैब्लिशमेंट की ये जो बदमाशी है, इस पर तवज्जो दें, इस पर हमें अवाम को इत्तेफाक करना चाहिए कि हमारी अवामी ताकत के पीछे हो हमारी एस्टैब्लिशमेंट, ना कि हमारे आगे हो। तो ये इस पर नहीं बात कर रहे हैं हम, किसी बहरे को डिस्कस कर रहे हैं, किसी ब्यूटी पार्लर को डिस्कस कर रहे हैं। अपनी अपनी पार्टियों को हमें ये मैसेज देना चाहिए अपने लीडरों को कि आप वो पॉलिसी बनाएं जो अवाम की सहूलत के लिए हो। चले है ना, एक सेकंड है ना, एक सेकंड होल्ड करें। हेलो, एक सेकंड के लिए होल्ड करें प्लीज। मैं ना अभी लेती हूँ आपका मैसेज, अभी लेती हूँ। मैं जरा ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहिएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आती हूँ जी। नाज़रीन, मैं गई थी एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आई हूँ। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। प्लीज आपने कॉल की, अपने वॉल्यूम बंद करें उसका टीवी का, फिर आप बात करें जी। हेलो जी, हेलो जी, वालेकुम सलाम। आवाज वॉल्यूम बंद करें जरा सा अपना टीवी का जी। अभी बहुत आवाज आई थी आपकी जी, बोले। तो 5 मिनट दीजिएगा मुझे जी, मैं पूरा बताता हूँ जी कि ऐसा जो आपका आज का टॉपिक है जी। महंगाई तो कम नहीं होगी, महंगाई और ज्यादा होगी। ये समझ लीजिए जो अभी है ना, इससे डबल या ट्रिपल हो जाएगा। अच्छा, उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है जो चाइना ने अपनाया था जी, कि आपकी जितनी लैंड है ना, सबसे मुश्किल चीज होती है इंसान का पेट। पेट को भरने के लिए आपको अनाज की जरूरत होती है, तमाम वेजिटेबल की, फ्रूट की, तमाम दुनिया जहाँ की चीज की। जितनी लैंड है और जितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं ना, उनको मैंडेटोरी आप एग्रीकल्चर की फील्ड में लगा दीजिए अंडर द सुपरविजन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स। जब तक आप अपने अंदर, अपने मुल्क के अंदर चीजों को नहीं प्रोड्यूस करेंगे, ये हल नहीं है कि चाय नहीं पिए, ये हल नहीं है कि चीनी नहीं खाएं, रोटी एक ले लें, हाँ रोटी आधी कर लें, 4 क्वार्टर कर लें, 4 क्वार्टर कर लें जी। हल जो है आपको हंगामी तौर पर अपने मुल्क के अंदर चीजों को उगाना पड़ेगा अगर तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आपका तकरीबन $40 बिलियन का फूड का बिल होता है साल का, ठीक है, जिसमें से $6 बिलियन सिर्फ चाय के हैं। तो चाय का तो आप नहीं उगा सकते पाकिस्तान में, इसलिए कि आपके पास ऐसी आबो हवा नहीं है। उसके लिए पानी भी चाहिए, उसके लिए पहाड़ भी चाहिए, तो बारिशें भी चाहिए। इतनी बारिशें नहीं होती हमारे यहाँ, तो बारिश होती तो अभी कराची थोड़ी सी बूंदाबांदी पर डूबा हुआ है। तो इस मसले, ये तो एक मसला है ना कि फूड का जो मसला है वो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, वरना इसके अलावा और कोई चारा नहीं है जी। रहा पाम ऑयल भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैतून के ऑयल भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इमरान खान ने बड़ी कोशिश की थी, जैतून के दरख्त लगाए थे। अब वो दरख्त लगाए थे, आज लगाए थे तो 3-4 साल तो इंतजार कर लिए ना फल खाने का। तो आपने तो इम्पेशेंट लोग हैं हमारे यहाँ। तो अच्छा, ये तो है आपका, बात वहीं आ जाती है जी कि आप क्या ये मसले हल करना चाहते हैं या नहीं। जो अभी तक नजर आ रहा है 75 साल में
लगता है कि ये मसले हल करने वाले नहीं है। उसका दूसरा हल वो है जो रोमानिया में हुआ। रोमानिया में क्या हुआ था, जब उन्होंने देखा कि उनके प्रेसिडेंट और उनकी जो वाइफ थी वो अब्यूज कर रही थी, तो वहां एक बहुत बड़ा मजमा किया और उनके महल में जाकर उन दोनों को पकड़ के वो छत पे से भागने लगे थे, तो उनको छत पे ही कत्ल कर दिया गया। मेरी सजेशन ये होगी कि पाकिस्तान में 500,000 लोग चाहिए होंगे हैं, और वो 50-50 हजार आदमियों का ग्रुप बना के आइडेंटिफाई करें कि कौन है सबसे बड़ा गद्दार पाकिस्तान का, तो बाजवा है, दूसरा शहबाज शरीफ है, तीसरा जरदारी है, और ये जितने भी 7-8 आदमी हैं, 7-8 आदमियों के लिए आप मल्टीप्लाई कर लें 50,000 आदमी, एक आदमी को पकड़ के वहीं जला दे बिल्डिंग के साथ, समझे। अगर आपने पाकिस्तान की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व करनी है, और उसके बाद जाफरी साहब, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। मैं रिस्पेक्ट क्या करते हैं आपको, तो हजरत उमर का, आप तो कहते हैं हजरत उमर अलैहिस्सलाम, आपको तो दीन का नहीं पता। एक सेकंड चुप रहे, एक सेकंड जी, हेलो जी बोले आप, एक सेकंड जी, हेलो, एक सेकंड आप चुप रहे, उनकी बात सुनो। मैं दीन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। अगर आपने सॉल्व करना नहीं, अगर कुछ नहीं करना तो बस ऐसे ही चलते रहिए, फिर ये हल है आपका। बाकी जिसने सॉल्व करना होता है वो हल कर लेता है। मैंने जैसे कल भी कहा था कि 3 चीजें चाहिए होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, डिटर्मिनेशन, रिसोर्सेज एंड स्किल। इसके अलावा दुनिया में कोई चीज नहीं चाहिए आपको। अगर आपकी डिटर्मिनेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जी बोलिए आप जी। देखिए, ये मोहतरम ने जो भी आइडिया दिया है कि पहले बाजवा को फांसी दे दें और फिर वो इमरान खान को क्यों भूल गए, जो बाजवा को सवार करके गया दूसरी दफा, तो ये इस तरह की बातों से ना ये फिर लगेगा कि ये सिर्फ एक पार्टी को जो है ना वो फेवर कर रहे हैं, बाकी सब इनकी नजर में इमरान खान की तरह चोर है। तो ये बातों का हल नहीं है। बातों का हल यही है कि इमरान खान साहब को एक सेकंड होल्ड कर लें सब लोग, एक सेकंड होल्ड करें, मैं लेती हूँ उनका मैसेज लूँ। जी बोलिए आप। इमरान खान साहब को आइन की बालादस्ती कायम करते हुए असेंबली में बैठना चाहिए, ना कि सड़कों पे। असेंबली में बैठ के अवाम की खिदमत करें ना, सड़कों पे कौन सी खिदमत कर रहे हैं। चले एक सेकंड, इनका भी मैसेज 1 मिनट के लिए होल्ड करें, एक सेकंड जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। भाई बात ये है कि जब कॉलर्स आते हैं और बात करते हैं तो लफ्ज जरा या जो बात करते हैं उसके बारे में जरा सोचा भी करें कि वो क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहूंगा, भाई ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दें प्लीज, खुदा के वास्ते। अभी एक साहब आए, उन्होंने कहा 3 बड़े गद्दार हैं, यानी हमारे आर्मी चीफ जो फौज के हमारे जनरल है, उनको वो कह रहे हैं गद्दार है, जरदारी और शहबाज शरीफ और इनको जला दें। बातें जरा आप इनकी सुने। मतलब बात करने को कोई सलीका, कोई ढंग होता है। आप अपनी बात आके प्रूफ करें कि भाई ये सियासतदान जो है इनकी सियासी पॉलिसीज गलत है, इसकी वजह से मुल्क स्टेबल नहीं हो पा रहा, तो लोग आए नेक्स्ट टाइम इनको वोट ना दें। ये तरीका होता है बात करने का, या इस तरह से बात की जाती है, या इस तरह का आप आके कह रहे हो इनको जला दें, इनको ये कर दें, क्यों भाई। दूसरी बात ये कि जब इमरान खान के साथ फौज थी तो यही बाजवा सबसे अच्छे थे। तो एक धरना जब इन्होंने दिया, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गिराई इन्होंने, उस वक्त फौज अच्छी थी, एम्पायर की उंगली का इंतजार कर रहे थे, जनरल पाशा इनको सपोर्ट करते थे, फौज सपोर्ट कर रही थी, तो सब कुछ सही था। और उस वक्त नवाज शरीफ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो इन्होंने गिरा दी, तो वो सब कुछ सही था। अब जब फौज ने कहा कि हम सियासत में नहीं आएंगे, तो ये कह रहे हैं भाई आओ क्यों नहीं आ रहे, हमें सपोर्ट करो। आप कह रहे हो कि इलेक्शन इसका हल है और आके रोजाना की कहानी लोग सुनाते हैं। तो भाई जब इनके पास गवर्नमेंट थी, इनके पास इख्तियार था, गवर्नमेंट असेंबली को डिसॉल्व करके नए इलेक्शन करा देते, क्यों नहीं कराए इन्होंने। ये दूसरों को जो इल्जाम दे रहे हैं, ये तो खुद इन्होंने। आपने सुना नहीं आज इनकी स्पीच में कि उनको यकीन ही नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। यकीन नहीं था। आप 1 साल से वो कह रहे हैं कि साजिश हो रही थी, आपको सुना होगा आपने शायद प्रोग्राम जी। आपको पता था ना 1 साल से साजिश हो रही है, साजिश हो रही थी।
आखिरी वक्तों में आपके पास इख्तियार था, आप कौमी असेंबली डिसॉल्व कर दे, नए इलेक्शन करा देते, आपने क्यों नहीं कराए? आप सोचेंगे वो तो सरप्राइज हुए हैं, ये वाला, ये जो सब कुछ हुआ है, वो कह रहे हैं कि आदम एतमाद की तहरीक कभी कामयाब नहीं हो सकती थी अगर एस्टेब्लिशमेंट का साथ ना देती। ये बयान दे रहे हैं वो, और ये कह रहे हैं कि हम उम्मीद ही नहीं थी, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर था, शहबाज शरीफ पे इतने इल्जामात थे मनी लॉन्ड्री के। जी सुन लेना, हम हाँ। बात सुन लेना। बात ये है कि आप इतने अहमक क्यों हैं, और अगर वाकई आप इतने अहमक हैं तो आपका कोई जवाब ही नहीं बनता नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट में आने का। आपको साजिश का पता था, आपके हाथ में इख्तियार था, आप गवर्नमेंट डिसॉल्व करते, राइट, नया इलेक्शन करा देते। बिल्कुल सही कहा आपने, ये जो सब करना चाहिए था। बच्चा हूँ, जी बच्चा हूँ, मुझे नहीं पता था, तो भाई आप तो अभी भी नन्हे बच्चे रहोगे, फिर आपको नहीं पता चलेगा। आप एक सेकंड होल्ड करें सर, मैं एक कॉलर को करा दूं। जी हेलो, 1 मिनट के लिए होल्ड करें, मैं आपसे लेती हूँ बात, 1 मिनट के लिए होल्ड कर लें। जी दूसरी बात ये, जी 1 सेकंड के लिए होल्ड करें ना आप लोग, मैं लेती हूँ आपका मैसेज, इनका ले लूं फिर आपका ही लूंगी। तो जी कहने का मतलब ये कि जब उनके पास गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी कुछ करके नहीं दिया, वो एम्पायर के पीछे चलते रहे, हर दिन आके ये कहते थे फौज और हम एक पेज पे। अरे भाई तुम जब एक पेज पे हो तो सब कुछ ठीक है, अब फौज अगर हट जाए बीच में से तो वो सबसे दुनिया की खराब फौज हो गई। क्या बात करते हैं यार ये लोग आके यहाँ पे। दूसरी बात ये कि वो जो यूट्यूब के कॉलर आपके आते हैं, उनको पता भी कुछ भी नहीं, मैं कभी भी उनके ऊपर नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चलो उनको भी छोड़ दें। लोग आके जो है गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक तो पहली बात ये कि बहरा होना कोई गाली नहीं है, ठीक है। अगर कोई आदमी कोई छोटा काम जी 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 नहीं होता, जी हर काम में जो भी आदमी मेहनत करता है वो सबसे बड़ा काम वही होता है। क्या बहरा और क्या चपरासी और क्या प्यून और क्या ऑफिसर, आप मेहनत करते हैं। इस्लाम पढ़ लो, इस्लाम में यही कहा है किसी काम में छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, मेहनत जो होती है वो होती है। और पहली बात ये, दूसरी बात ये कि वो लाल किला बहुत बाद में बना है, इनको यही नहीं पता। वो थे, लारोश रेस्टोरेंट था उनका नाज़िमाबाद। जी आपने सही कहा, लाल किला तो जिनका है वो मेरे रिश्ते जानने वाले बहुत करीबी। ये लारोश रेस्टोरेंट था। जी जी बेवकूफी की बात सुने कि उन्होंने कॉलोनी बना दी। हम भी कनाडा में रहते हैं, आप भी कनाडा में रहती हैं, अमेरिका में भी आप रहते होंगे जो लोग, आप कोई आदमी कोई कॉलोनी बना सकता है? यानी 2 घर 4 घर तो हर किसी के पास यहाँ होते हैं, जो पुराने रहने वाले हैं, जो 40-50 साल से रह रहे हैं, उन्होंने घर मल्टीप्लाई कर लिए। तो आप कहें 2 घर 4 घर है, मैं मान लूंगा। अब आप यहाँ आके पता नहीं कौन से यूट्यूब की बात कर रहे हो कि उन्होंने कॉलोनी बना ली, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो उनकी बात कर रहे थे। जी जी मैं एक बात कर रहा हूँ, एक आप जनरल बात कर रहे हैं, आप उनको फेवर नहीं ले रहे हैं, अब समझ आ गया। बाबर गौरी का जी जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जी, तो आपकी बात में ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी, यानी कि आप कह रहे हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी। जी आप वो बात ना करो ना, ठीक है कोई और बात कर लो। थैंक यू। जी बोले जी सर प्लीज मेरे को भी आप उतना टाइम दीजिएगा, क्योंकि मेरी इन शेरवानी वाले से पहले की कॉल थी जो आपने मुझे नहीं उनकी पहले की कॉल थी, उनकी पहले की थी, आपकी बात की थी। जी अब मैं हर बात का जवाब दे दूं। जी सही है। फिर मैं पहले जो बाबर गौरी पे बाद में आता हूँ, पहले मैं इमरान खान का जो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन करा देते, तो इमरान खान की उस वक्त 22 सीटें थी। इमरान खान को आवाम लेकर आई थी, क्यों इलेक्शन करा देता वो इन पीडीएम के इम्पोर्टेड लोगों के लिए? सही है। अब जो इमरान खान कह रहा है वो इस वजह से कह रहा है कि एक सीट के ऊपर ये हुकूमत कायम है, सिर्फ एक सीट के ऊपर। सही है। पंजाब की हुकूमत जो है हमजा शरीफ की, वो जो है वो स्टे ऑर्डर पे कायम है जी, वो अदालत के स्टे ऑर्डर पे वो हुकूमत कायम है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कराओ जी। एक तो ये बात हो गई। ठीक। दूसरी बात, अब बात हो रही है दोबारा बाबर गौरी पे। आप ज़हनियत देखिए, ये गद्दार का जो कह रहे हैं ना सर्टिफिकेट, मैंने इनको पहले भी गद्दार कहा, मैं आज भी गद्दार कह रहा हूँ। इनकी नजर में बाबर गौरी जो है बहुत अच्छा इंसान है, कातिल इनकी नजर में बहुत शरीफ इंसान है। ये कह रहे हैं कि एक आदमी मेहनत, कुरान पढ़ो, ये मुझे कुरान सिखा रहे हैं। अल्लाह माफ करे, खुदा मुझे वो वक्त ना दिखाए कि ये मुझे बताएंगे जी कुरान पढ़ो। अल्लाह मुझे वो वक्त ना दिखाए, उससे पहले मुझे मौत आ जाए। ये कह रहे हैं कुरान पढ़ो कि अगर कोई मेहनत करता है। उन्होंने कहा कि कोई अगर बहरा, आपने कहा तो जी मैं आपको बता रही हूँ, वाजे कर रही हूँ जी। 25 करोड़ 26 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान में। मुझे एक मकसूद चपरासी के अलावा और एक बाबर गौरी के अलावा कोई तीसरा नाम बता दें कि जो चपरासी से अरबपति बन गया हो और जो बहरे से अरबपति बन गया हो। तीसरा नाम बता दें, मैं कह दूंगा, मैं आज ही उनके अमल करने लगूंगा कि उनका जो कुरान है, जो उन्होंने कुरान पढ़ा है ना, वो कुरान पढ़ने लग जाऊंगा मैं।
मेरी बहन। चले आ गए वो बताने के लिए शायद, मुझे लग रहा है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करें, मैं लेती हूँ। जी बोले जी। अब बात हो रही है कॉलोनी की। जी, कॉलोनी का मेरा ये मतलब है कि उस आदमी ने ह्यूस्टन में तकरीबन 25 से 30 मकान एक एरिया के अंदर उसने किराए पे दिए हुए हैं। ये बाबर, ये मुझे पता है कि ये एमक्यूएम के फट्टू हैं, मगर एमक्यूएम के ये फट्टू अब बने हैं। मैं जब से होश संभाला, जब से एमक्यूएम का फट्टू थे आप। जी जी मुझे पता है, आप तो एमक्यूएम के बहुत बड़े वो थे, नुमाइंदे। जी, एमक्यूएम के लिए आपने बहुत काम किए। बाबर गौरी या फारूक सत्तार या ये फारूक दादा जो मर चुका है, मैं एक एक की हिस्ट्री पूरी जानता हूँ। ये मुझसे एमक्यूएम के बारे में आगे बात ना करें। ये बाबर गौरी की कौन सी कॉलोनी है? हम तो कनाडा में रहते हैं। अब भाई कनाडा, मेरा कॉलोनी का मतलब है 20-25 मकानात जिसके ह्यूस्टन में एक ही इलाके में है। ये एक होटल का मालिक है और ये कातिल है। अब इनकी नजर में कातिल अगर चले सही है, बहुत जमा के बोल दिया कातिल है, बहुत दफा बोल दिया एक ही लफ्ज। जी जनाब जी, हेलो जी। मेरी बारी है। अब आपको, अगर आप 2 मिनट के लिए होल्ड कर लें तो एक कॉलर है, उनकी बारी ले लूं, फिर आपको ले लेती हूँ। जी बोले जी। हेलो जी। जी, बाबर गौरी की बात हो रही है। बाबर गौरी को कराची का बच्चा जानता है। कातिल, गद्दार, एक नंबर का फ्रॉडिया इंसान जिसने पता नहीं कितनी जमीन। वो तो कह रहा है कि आगे बयान दे रहा था कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मेरा बिल्कुल दामन साफ है। आप लोग इतने इल्जाम लगा रहे हैं बैठ के ओवरसीज में। पाकिस्तान में तो उसको बाकायदा एंकर ने बड़े तमीज के साथ अपने प्रोग्राम में लिया, ARY वाले ने, और तमीज के साथ उसने बयान दिया। डायरेक्ट आया हुआ था, तो उन्होंने तो कोई इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने कहा ठीक है जी, आइए, मोस्ट वेलकम जी। उसने कहा बहुत जल्द मैं वापस आ रहा हूँ पाकिस्तान में। आप लोग इतने इल्जाम लगा रहे हैं बाबर गौरी पे, वहां पे तो एंकर ने एक भी इल्जाम मेंशन नहीं किया। और उसने कहा कि मैं तो बिल्कुल मैं तो बहुत मेहनत की, मैं तो बहुत काम किए पाकिस्तान के लिए। MKM में था जब। जिसने कराची वालों को, अपने ही लोगों को लूटा है। ये कोई गद्दार इंसान है जिसने अपने ही लोगों की बोरी बंद लाशें दी हैं। अब आप सोचें कि आप कह रहे हैं ना कि बोरी बंद लाशें दी हैं, तो उसने ये कहा कि मेरी माँ भी शदीद बीमार है और मैं भी शदीद बीमारी में मुब्तला हूँ इस वक्त। खाने पीना जी लेना, नो गो एरिया बनाना, अपने ही लोगों को लूटना, पेट्रोल पंप लूट लिए, पर्चियां पहुंचाना, किसी से 25 लाख मांग लिए, किसी से 50 लाख मांग लिए। ये काम करते रहे हैं। ये वो लोग हैं ये सारे, और इनको जो फेवर करते हैं वो उससे बड़े गद्दार हैं। क्योंकि इन्हीं लोगों की फेवर की वजह से ये पूरे महाजिर कौम के ऊपर जो है ना दबा इन्हीं लोगों की वजह से है। यकीन करें, ये ना बनती तो बहुत अच्छा था। महाजिर बहुत तरक्की कर रहे थे। क्या दिया इन लोगों ने? क्या कराची वालों को मिला? आज आप क्या बात करते हैं। जब मैंने प्रोग्राम किया तो लोग कह रहे थे कि अल्ताफ हुसैन को अभी भी मौका दिया जाए तो अल्ताफ हुसैन एक आवाज से पूरी कौम को जमा कर सकता है। देख लें, अभी मुंह की खाई है, वहां पे 8% लोगों ने वोट डाला है। ये वो जमाने चले गए समीना जब ये फोनों के ऊपर एक साल में 30 स्ट्राइक देते थे। ये वो लोग हैं। इसके अलावा दिया क्या? स्ट्राइक मिलती थी कराची वालों को, या बोरी बंदलाशें मिलती थी, या नो गो एरिया मिलते थे। ये तो 8-9 बजे तो एक वो वक्त हमने खुद देखा है कि 8 बजे 9 बजे तो सन्नाटा हो जाता था। लोग जाते नहीं थे एक इलाके से दूसरे इलाके में। क्या बात कर रही हैं? इनको अल्लाह ताला ने इतना नवाजा। एक वक्त था ये तकदीर बदल सकते थे महाजिर कौम की, लेकिन नहीं बदले। बदली तो इनकी तकदीर, ये थोड़े से लोग। तो आज इनके मुंह पे थूक रही है पब्लिक कि पीडीएम, तुम तो महंगाई की वजह से चिपके थे ना, इमरान खान से अलग हुए थे महंगाई की वजह से। आज वो कहाँ है महंगाई? कोई बात करता है एमक्यूएम वाला महंगाई के ऊपर? ये उस एलपी से चले आगे चले। बहुत सारे कॉलर आ गए एक साथ, बहुत सारे कॉलर आ गए। एक सेकंड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, आपको बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको 1 मिनट के लिए होल्ड पे जाना पड़ेगा। एक सेकंड कॉलर मेरे साथ है, मैं उनको ले लूँ फिर आपको लेती हूँ। जी जनाब जी बोले जी। देखिए, ये कराची एमक्यूएम पर बहुत जो है ना वो ट्रिगर किया जा रहा है। देखिए, बात ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि एमक्यूएम आई क्यों। ये एस्टेब्लिशमेंट, देखिए अभी आपने भी कहा अल्ताफ भाई की एक आवाज पे खामोशी हो जाती है। तो पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती थी ना। अपनी क्या औकात है अल्ताफ भाई की? आ नहीं सक रहे, पासपोर्ट होने के बावजूद नहीं आ रहे क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट हाथ नहीं रख रही ना। तो इस तरह की पार्टियां, अब इमरान खान साहब पर एस्टेब्लिशमेंट हाथ नहीं रख रही तो शोर मचा रहे हैं। तो ये असल देखें। और ये भाई साहब कह रहे हैं कराची में कॉलोनियां बना ली। भाई आप लोग कनाडा में रहते हैं, डाले 25-25, 30
ये तो अमेरिका ना, यहाँ पर तो उसका असर और रसूख नहीं होगा। और अमेरिका में तो वैसे भी कानून है, आप रिपोर्ट करें, आप प्रूफ दें उसके, तो वो तो वैसे ही उसका सब कुछ जब्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ फोन पर, ये टीवी पर बैठकर अपने आप को यूट्यूब के बिहाफ पर अपने आप को प्रधानमंत्री साबित करने पे लगे हुए हैं। मैं फिर वही बात कहता हूँ कि देखिए, हमें पाकिस्तान के जो असल मसाइल है ना, जिसमें 70 साल से 75 साल से लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, उस पर बात करें। ये एक्सटेंशनें लेने वालों पर और एक्सटेंशनें देने वालों को डिस्कस करें जी, कि क्यों इमरान खान ने एक्सटेंशन दी, क्यों आसिफ बाजवा इस्तीफा दे रहा था तो खान साहब उसके आगे मिन्नत तरले पर आगे नहीं आपने इस्तीफा दें। चलें एक सेकंड, हाँ सही कह रहे हैं आप, इस पे बात करें, कुछ निकालेंगे मुल्क को बेहतरी की तरफ कैसे जाएगा, आपकी बात में कुछ वो है। 1 मिनट के लिए मैं एक कॉलर को ले लूँ, पहली दफा आई है। जी हेलो जी, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, देखिए मुझे जो नजर आता है, हम 2 बयानियों पे इस वक्त खड़े हुए हैं। एक ऑपोजिशन का बयानिया है जो कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट को जो है सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, राइट। दूसरा बयानिया इमरान खान का है जो कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मदाखलत करनी चाहिए और मेरे साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि मैं हक पे हूँ। ये वाला बयानिया नहीं चल सकता डेमोक्रेसी के अंदर जी। मुल्क में सिस्टम इस वक्त भी डेमोक्रेसी है। इमरान खान का बयानिया ये होना चाहिए कि अवाम मेरे साथ खड़े हैं, इसलिए जो है मैं आपके यानी कि उस बुनियाद पे होना चाहिए कि अवाम मेरे पीछे हैं। अवाम उनके पीछे नहीं है, अवाम उनके पीछे नहीं है, इसी वजह से वो एस्टेब्लिशमेंट से पुकार कर रहे हैं। मगर इस काम में जो मैंने अब 70 साल में देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत सारी पार्टियों ने की है, हमेशा की है। पीपल्स पार्टी ने, मियां साहब ने एक मौके पे फायदा भी उठाया है, मगर कभी उन्होंने फौज के अंदर दरार डालने की कोशिश नहीं की है। खुदा न खास्ता अगर इमरान खान की कोशिश कामयाब हो गई, पाकिस्तान नहीं बच सकेगा। ना पीटीआई इम्पोर्टेंट है, ना नून लीग इम्पोर्टेंट है, ना पीपल्स पार्टी इम्पोर्टेंट है। सही कह रहे हैं। अगर पाकिस्तान की सर्वाइवल है तो पाकिस्तानी फौज की यूनिटी के अंदर है। चाहे हम उसकी जितनी भी मुखालफत करें, उनकी सियासत में मदाखलत पे जो भी हम कहें, मगर ये इंटेंशनल कोशिश हो रही है कि पाकिस्तानी फौज के अंदर दरार डाल दी जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर पाकिस्तान नहीं बचने वाला। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ना भी पीटीआई रहेगी ना कोई और रहेगा। तो मैंने जो पहले कहा था कि अगर ये चाहते हैं कि सारी पार्टियां कहती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत ना हो, सिवाय इमरान खान के। इमरान खान साहब ये फैसला करें कि वो अवाम पे एतमाद करेंगे या फौज की मदद पे एतमाद करेंगे। जब एक दफा उन्होंने ये फैसला कर लिया तो उस वक्त ये तीनों पार्टियां एक साथ खड़ी हो जाएंगी और एस्टेब्लिशमेंट को बाहर कर देंगे, जैसे इंडिया के अंदर है। कि हालांकि बीजेपी और कांग्रेस में जितनी भी मुखालफत है आपस में, मगर इनमें से कभी मैंने किसी को कहते नहीं सुना कि फौज हमारे साथ खड़ी हो जाए। ठीक है, तो इसको जो है जितनी जल्दी ये बात उनकी समझ में आ जाए उनके लिए बेहतर है। बाजवा एक आदमी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट जो है तो पूरी एस्टेब्लिशमेंट है। अगर आप बाजवा को टारगेट करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि वो चला जाए तो फौज का जो स्टैंड है वो बदल जाएगा। अगर वो कंबाइंड स्टैंड है तो वो नहीं बदलेगा। और अगर अल्लाह ना करे कि आपकी कोशिशों से आप कामयाब हो गए तो पाकिस्तान बचने वाला है। जी 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 बोले जी, होल्ड करें जी। ये जो भाई साहब बात कर रहे हैं बहुत जेन्युइन बात कर रहे हैं जी। बाजवा एक आदमी नहीं है, बाजवा का मतलब है एस्टैब्लिशमेंट पूरी है, पूरी जी। और देखें ये जो कॉलर है ना, ये बड़े अच्छे कॉलर हैं, आते पॉइंट की बात करते हैं। पहले भी इन्होंने यही कहा था कि इमरान खान के पास इख्तियार में है मगर इक़दार में है मगर इख्तियार नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। और वही बात उनकी सच साबित हुई, इसलिए कि इक़दार में तो थे पर इख्तियारी नहीं था। इक़दार में थे इमरान खान मगर इख्तियार नहीं था, करना चाहते थे पर कर नहीं पाए। उन्होंने यही बात की थी और देखें आज उनकी सच्ची साबित हुई। और अभी जो बात करके जाते हैं कि वो जी, मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। क्यों? इमरान के पास के क्या इख्तियार था? इमरान के पास के इख्तियार ही नहीं था इमरान खान के पास। इमरान खान जो फैसला करना चाहते थे वो फैसला होता ही था। उनके जो काबीना में लोग बैठे थे वो सबसे ज्यादा वही लोग तो लेके बैठे हुए थे इमरान खान। आप कैसे इख्तिलाफ करेंगे? इमरान खान के साथ कितने लोगों ने, जो इमरान खान बोलते थे कि आज इसके प्राइस कम हो, आज ये चीज कम हो जाए, कभी नहीं होती थी। उनको पता ही नहीं चलता था उनकी काबीना में कौन बैठे हुए, वो लेकर किस टीम को बैठे थे। आपके सामने की बात है, वही लोग तो बैठे थे, वही तो सारे लोग बैठे थे जो साबका हुकूमतों में रहे हैं, वो उनकी काबीना में थे। आपका शो है, आप हमें बोलने दें।
हाँ, यानी कि आप ही लोग बोलते हैं हमेशा, मैं नहीं बोलती। कभी कभी होता है जो मैं बोल रही होती हूँ, वरना अदरवाइज तो आप ही लोग बोल रहे होते हैं, मैं तो सुन रही होती हूँ आप लोगों की बात। मेरा जी जी, इमरान साहब को पता ही नहीं होता था, और ये बात आपकी ऐसे सच होती है कि वो जो जब हफीज शेख को लाए तो खान साहब कहते मैं तो जानता ही नहीं उसको, तो यहाँ से आपकी बात सच साबित होती है। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, देखिए खान साहब ने जो डायलॉग बोले थे ना वहां पर कंटेनर पे खड़े होके, असल झूठ वो था। नहीं, असल बात ये थी कि इमरान खान ने जो डायलॉग बोले थे, मानते हैं इस चीज पे, मैंने बहुत प्रोग्राम किया, अभी मैं आपको क्या बताऊं कि उन्होंने जो बोला था उनको करने ही नहीं दिया गया। एक सेकंड, एक कॉलर बहुत परेशान है, मैं आपको इस बात का जरूर जवाब देकर ही जाऊंगी। जी जनाब, जी बोले, एक सेकंड आप एक सेकंड, जी बोले, एक मिनट आप चुप रहिए, इनको बोले सिस्टर वालों को। जी एक सेकंड, जी हाँ जी बोले जी। तो ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए करने की कोशिश भी नहीं देती, जब आप गलत काम करेंगे तो पीछे से बंदा बोलेगा, एस्टैब्लिशमेंट बोलेगी। जब आपको पता ही नहीं है कि हुकूमत चलानी कैसे है, तो वो एस्टैब्लिशमेंट को तो पता था कि ये जो बातें कर रहे हैं ये मतलब है कोई प्रैक्टिकल बातें तो कर ही नहीं रही। बात सुने सिस्टर, देखिए ये जी बीच में ना बोले, कुछ कॉलर यार आप बीच में क्यों बोलते हैं? अरे मैं होल्ड पे डालती हूँ, आप लोगों को सबको होल्ड पे डालती हूँ, रुक जाए एक सेकंड, होल्ड पे डाल रहे हैं आप लोग, एक एक करके बोले। जी बोले आप, मैंने होल्ड पे डाल दिया। मैं जी ऐसा है कि एस्टैब्लिशमेंट के मैं आपको लेती हूँ, एक सेकंड होल्ड पे। जी वो प्रैक्टिकल आदमी नहीं है जी, ठीक है, लेकिन वो जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट उनसे धोखा खा गई ना। एस्टैब्लिशमेंट ने समझा ये काम का आदमी है, ठीक है, वो जिसके सर पे उमर असद के नाम पर और क्या क्या, तो वो खान साहब को खुद पता चल गया कि मेरा, और खान साहब खुद कहते रहे मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, उन्होंने खुद एग्री किया। देखे उन्होंने ये बात भी एग्री की कि हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। मैं आपको इस बात का जवाब दूंगी अभी। जी बोले। जी मेरी गलतियों की सजा को तो कौन को पे करनी पड़ी ना। आप ये देखिए, आपको पता है, आपने वो नकवी जैसे क्रिमिनल लोगों को बिठाया हुआ था, ठीक है, जिसने आपकी आज कराची में अगर बिजली का प्रॉब्लम है तो कोई डिस्कस नहीं कर रहा कि वो उसने कॉपर की तारें उतार के भेज दी नकवी ने, जो खान साहब का जिगरे यार था। जब उस पर नैब ने हाथ डालना चाहा, एंटी करप्शन ने हाथ डालना चाहा, तो खान साहब ने मना कर दिया। तो देखिए खान साहब कोई वो नहीं है, खान साहब खुद एक बहुत बड़ा क्रिमिनल आदमी है। अब खान साहब आएंगे इंशाल्लाह प्रॉब्लम में, आप फिक्र नहीं करें। चले अब इनका मैसेज ले लें। जी बोले। जी हेलो जी सिस्टर। जी शहंशाह ईरान था, सही है, पूरा ईरान उसके साथ था। हुमैनी साहब को मुल्क बदर कर दिया गया, उन्होंने वहां से बैठ के तहरीक चलाई। आज क्या हुआ, शहंशाह ईरान का नाम और निशान मिट गया। तो लोग आके इतनी खूबसूरती से आके लफ्जों को ऐसा प्यारा चुनाव करके इमरान खान की बुक्स में बात करते हैं ना। अभी ये जो आपके कॉलर है, आप जो कह रही है कि जी इनके पॉइंट होते हैं एक दो, तो इन्होंने क्या जुमला कहा कि जी 70 साल से जिसको एक्सटेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, फौरन ही नाम लिया इमरान खान। तो भाई 70 साल पहले, 4 साल पहले कौन था, मुझे उसका नाम तो बताइए। नाम इनके मुंह पे आया इमरान खान। मेरी बहन, ये सिर्फ बुक्स है इमरान है, ये सिर्फ बुक्स है इमरान है, सिर्फ इमरान खान एक वाहिद लीडर है। आपको भी पता है सिस्टर, आप बोल नहीं सकती है क्योंकि आप एंकर हैं, कि पूरी दुनिया की जो छोटे ममालिक है ना, उनकी पॉलिसियां जो है वो अमेरिका से बन के आती हैं कि तुमने ये करना है, तुमको वो करना है, तुमको ये करना है। यही आपके कॉलर जो अभी इनसे पहले कॉलर थे जो कह के गए कि जी मुल्क खत्म हो जाएगा, इमरान खान कुछ नहीं है, जो है वो हमारी फौज है, यही कहते थे कि जी फौज को अमेरिका ने पैसे नहीं दिए तो फौज जो है वो ये हो गई है, फौज जो है वो हो गई है। सिस्टर आपके अब फिर पूछ ले, आप प्रोग्राम उठा के देख लें मेरी बहन। जी बात हो रही है जमहूरियत की। हमारे मुल्क में जमहूरियत जो है वो खत्म हो चुकी है कि एक हुकूमत एक वोट पे खड़ी हुई है। तो अगर वो कह रहा है साफ इलेक्शन करा दो, देख लो अवाम किसके साथ है। जी 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 एक सेकंड, इनका तो पूरा मैसेज ले लेते 1 मिनट के लिए। जी बोले। जी बस इसका मेरा 10 सेकंड का मैसेज। जी 10 सेकंड। आप इलेक्शन करा दो, देख लो कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी बात ये सिस्टर, आपके स्टूडियो में आके कोई आदमी मुजरिम हो, आप उसको चपरासी की नौकरी नहीं देंगी। वो जो है वजीर आजम बना हुआ घूम रहा है, वो आप सोचे आप, ये जमहूरियत है हमारे मुल्क की। क्या जमहूरियत, वाकई मैं उसको जमहूरियत ही कहूंगा कि एक मुजरिम जो है वजीर आजम है, आप अपने स्टूडियो में उसको चपरासी की नौकरी नहीं देंगी कि ये मुजरिम है, ये वांटेड है, पुलिस वांटेड है। चले इसको आप एस्टेब्लिशमेंट, आप इसको वो कहती है कि ये जमहूरियत है। चले ठीक है। थैंक यू सिस्टर।
जी 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 बोलें जी जी 30 सेकंड का मैसेज है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, खुदाफिज कह रहे हैं मुझे जल्दी से। हाँ एक आधा मिनट चलें चलें बोलें जल्दी बोलें। ये नवाज शरीफ कैसे बाहर चला गया था? ये आपको पता है? ये नून लीग वालों ने लाइन में लग के बाजवा की एक्सटेंशन कैसे करवाई थी? अगर ये ना देते वोट तो बाजवा की एक्सटेंशन होनी ही नहीं थी। ये डील हुई थी, नवाज शरीफ का वहां जाना और बाजवा को एक्सटेंशन मिलना, दोनों एक ही कड़ियां मिलती हैं। इसलिए तो ये नून लीग बाजवा को एक्सटेंशन देना चाहती थी और नवाज शरीफ को निकालने में भी बाजवा साहब का ही हाथ है। मैं ये कहना चाहता हूँ। चले बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब जी 30 सेकंड का मैसेज है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, खुदाफिज कहना है मुझे जल्दी जी। हेलो हेलो प्लीज जरा सोच समझ के बात किया करें, खुदा के लिए। हर बंदा गद्दार नहीं है। जो इमरान का साथ दे एमकेएम ने साथ दिया था उस वक्त गद्दार नहीं थे, जब उसने छोड़ दिया ये गद्दार निकल आए हैं। ऐसी बात ना किया करें, दोगली पॉलिसी ना रखें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। बोलें जी। हेलो जी हेलो। चलें जी, तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। जाते जाते बस यही कहेंगे खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह। कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।